चलिए जी, तो फिर ये टॉपिक न्यूटन लॉ काइनेमेटिक्स के लंबे चैप्टर के बाद अभी थोड़ा सा रिलेटिवली इजी टॉपिक है, वर्क एनर्जी पावर। उससे काफी आसान है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं। देखो वर्क की डेफिनेशन से, तो ये कहते हो आप फिजिक्स में कि वर्क इज सेड टू बी डन, जब ये कंडीशंस मीट आउट कर जाए, फोर्स व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब पहली बात तो आपसे कहा जा रहा है कि वर्क इज डन बाय अ फोर्स, तो वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स। उसके बाद कंडीशंस हैं when the point of application is displaced under the influence of the force। ये लाइन समझने वाला है कि आप वर्क डन बाय फोर्स कौन किन कंडीशंस में कहोगे, तो उसका आंसर है कि फोर्स लगना चाहिए और उस फोर्स की वजह से या किसी भी और फोर्स की वजह से जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हैं वो पॉइंट डिस्प्लेस करना चाहिए। और बाकी इसमें सीधा सा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें साइमल्टेनियस हैं, तो इसका मतलब वर्क है, स्केलर क्वांटिटी है। डेफिनेशन इसकी कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। दैट मीन सिंपली ये है एफ एस कॉस थीटा, जो फंडामेंटल डेफिनेशन है। इसको थोड़ा सा जल्दी इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी एक बार बता भी चुके हैं पहले भी स्कूल वाली क्लासेस में, और ये वैसे भी क्लास 9th के भी पार्ट में था। वर्क का ये जो फॉर्मूला है ना कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ये आप ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में भी देख चुके हो। तो इसमें अगर वैसे किसी को क्वेरी हो तो आप पूछ लो, अदरवाइज इस पेज को आगे बढ़ जाए अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो तुम लोग को, तो है ना। किसी को जिसको डाउट है वो अपना बता पूछ सकते हो अभी, अगर वर्क में जो ये डेफिनेशन लिखी है इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको। तो जस्ट मैथमेटिक्स है, यहाँ पर इसमें कुछ करेंगे नहीं। मतलब फिगर में अगर आप ध्यान दो तो फोर्स लगाया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट है वहां पर, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, ये पूरा आपका रिजल्ट है, एफ एस कॉस थीटा। कैपिटल एफ फोर्स हो गया, कैपिटल एस डिस्प्लेसमेंट, और थीटा उनके बीच का एंगल इज द एंगल बिटवीन देम। ट्रिग्नोमेट्री में आप कह सकते हो कि cos थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव होती है, इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव आएगा। π/2 के टाइम पर थीटा की वैल्यू अगर π/2 है तो cos ऑफ π/2 मतलब 90 डिग्री पर वर्क डन 0 आता है। और थीटा अगर 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है, फिर 90 से 270 के बीच में है, 90 डिग्री से लेकर के और टिल 270 डिग्री, ये बात ट्रिग्नोमेट्री में जान चुके हो। इस पूरे रेंज के अंदर cos थीटा की वैल्यू माइनस में आती है, और इस वजह से कहा जा रहा है कि जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव साइन का आएगा। दैट मीन्स कुल मिलाकर के ये कहोगे कि वर्क डन न्यूमेरिकल्स में पॉजिटिव में भी हो सकता है, न्यूमेरिकल्स में 0 भी हो सकता है, और न्यूमेरिकल करते वक्त किसी फोर्स का वर्क माइनस में भी आप मिल सकता है। आपको तीनों तरीके के वर्क मिलते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। स्केलर क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड यूनिट इसका अगर आप बात करोगे तो एसआई यूनिट वर्क को कैलकुलेट करने के लिए। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स न्यूटन इंटू मीटर, या फिर इसको हम जूल्स के नाम पर कह सकते हैं, बिकॉज जूल्स वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली थर्मल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी को आपस में कंपेयर किया था। मतलब कैलोरी और जूल का रिलेशन एस्टेब्लिश किया था इन्होंने, तो खैर उनके ही बेसिस पर इसका नाम दिया गया है जूल्स। तो कोई क्वेरी है तो आप बताओ अभी, अदरवाइज थोड़ा सा आगे बढ़े क्योंकि आज क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, आपको बता दें। सर थीटा 270 से ज्यादा हुआ तो वो तो मैंने कहा ना ट्रिग्नोमेट्री है, 270 से 360 के बीच में ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ो ना। अगर थीटा की वैल्यू 270 से 360 के बीच में होती है तो भी आपका कॉस थीटा जो होता है ना पॉजिटिव आता है। वो है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, यस सर यस सर यस एएसटीसी एएसटीसी वाला रूल। तो ये वही है और कुछ नया चीज, मतलब मैथ है ना यहाँ पर। इससे कोई देखिए जहां पर लॉ आते हैं ना, जैसे न्यूटन लॉ में लॉस से, तो वो एक्सप्लेनेशन के पार्ट होते हैं। काइनेमेटिक्स मैथ है। अगेन वर्क वाला चैप्टर जो है वो काफी हद तक मैथमेटिकल चैप्टर है, इसीलिए बोल रहा हूँ ये इजी टॉपिक है। मतलब मैथमेटिकल चैप्टर है, बहुत ज्यादा कोई लॉज नहीं है इसके अंदर, और सिंपल है, आसानी से समझ सकते हो आप। हाँ, इसके बाद जो आएगा टॉपिक जिसमें मोमेंटम आ जाएगा फिर से, तो इम्पल्स मोमेंटम वो थोड़ा डिफिकल्ट होने लगता है। मतलब ऑल्टरनेट चलता है, एक चैप्टर थोड़ा सा आसान मिलेगा आपको, फिर एक डिफिकल्ट मिलेगा आपको। तो मैं फिर भी एक बार फिर पूछ रहा हूँ, अगर इसमें कुछ भी किसी को क्वेरी है, कोई भी पॉइंट अगर ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा तो अभी डिस्कस कर दो, अदरवाइज मूव करेंगे अगले टॉपिक पे। है कोई? क्लियर? ठीक है, नो सभी सर को ना, क्लियर है सर। पूरी बैच की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो ये डेफिनेशन है, पहली बात आप समझना। मतलब फिजिक्स में कुछ लॉज होते हैं और कुछ डेफिनेशंस होती हैं। तो डेफिनेशंस मतलब इस तरीके से इनको बताया गया है, कोई लॉ वगैरह नहीं है इसके अंदर। अब हाँ, अब हम वन बाय वन ये करेंगे कि जिस फोर्स की वर्क आप कर रहे हो ना, फोर्स जो फोर्स आप कंसिडर कर रहे हो, इसके कई तरीके के टाइप्स होते हैं। लाइक ये कांस्टेंट फोर्स होगा या वेरिएबल फोर्स होगा, या फिर इसका क्या चीज
टेंजेंशियल फोर्स है या फिर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इस तरीके से। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स का वर्क। अब कांस्टेंट फोर्स का वर्क मतलब ये है, देखो कांस्टेंट फोर्स का मतलब अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो तो इसमें ए से बी तक का ट्रेजेक्ट्री है, मतलब किसी पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस ब्लैक कलर के कर्व पाथ से दिखाई जा रही है आपको, जहां पर पाथ लिखा गया है। मतलब ए बी जो है वो ट्रेजेक्ट्री कह सकते हो कि ए से बी तक बॉडी मूव करेगी, ये उसका पाथ, ट्रैक, ट्रेजेक्ट्री, कुछ भी नाम दे दे इसको। लेकिन जो रेड कलर से मैंने कैपिटल एफ लिखा हुआ है उस पर अगर आप ध्यान दो तो पॉइंट ए पर फोर्स का डायरेक्शन, उसके आगे जाने पर फोर्स का डायरेक्शन, और आगे जाने पर फोर्स का डायरेक्शन, और आगे जाने पर, मतलब उस ट्रेजेक्ट्री के किसी भी पॉइंट पर आप चले जाओ, ट्रेजेक्ट्री के पॉइंट ए पर जो कि स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, ट्रेजेक्ट्री का बी जो कि आप एंड पॉइंट मान सकते हो, और उसके बीच में कोई भी पॉइंट ले लें आप, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, हर एक पॉइंट पर अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो आपको ये लग जाएगा कि फोर्स का डायरेक्शन और फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों ही कांस्टेंट चल रहा है। इसको आप कह सकते हो कि ये कांस्टेंट फोर्स हुआ। मतलब ऐसा फोर्स जिसमें उसका मॉडुलस पार्ट, मैग्नीट्यूड पार्ट वो कांस्टेंट चले, प्लस उसके एक्ट करने की जो डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट रहे, थ्रू आउट वो सेम डायरेक्शंस में लगता रहे। सबसे सिंपलेस्ट केस होता है ये कि फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगता रहे और एक ही मैग्नीट्यूड का रहता रहे, कभी भी उसके मैग्नीट्यूड चेंज ना करे, कभी भी उसका डायरेक्शन चेंज ना करे। तो ऐसी कंडीशंस में आप वर्क स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ये लिखोगे दैट कैपिटल एफ इनटू द डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियसली अगर ए से बी तक की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन के हिसाब से ये जो ब्लू कलर से वेक्टर आप देख रहे हो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, कैपिटल एस। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कैपिटल एस, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो। तो कैपिटल एफ मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू एंड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। इसमें थीटा ये चीज होगी, देखो अगर आप इस फिगर में थीटा पूछोगे तो ये जो फोर्स आप देख रहे हो ना, इस फोर्स को आप एक्सटेंड कर सकते हो, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये वाला एंगल थीटा है, और ये एंगल कहीं पर भी सेम आएगा। आप किसी और पॉइंट की फोर्स की लाइन को आगे बढ़ाओ, वो भी डिस्प्लेसमेंट वाले वेक्टर से सेम एंगल बनाएगा। किसी और पॉइंट के फोर्स को अगर आप आगे बढ़ाते हो, कहीं पर भी अगर आप फोर्स की लाइन को डिस्प्लेसमेंट से मिलाओगे तो सेम ही एंगल बनेगा, बिकॉज फोर्स पैरेलल चल रहा है एक दूसरे के, ये सब सेम एंगल्स आएंगे। तो इनमें से कहीं भी कोई एंगल थीटा चूज कर लो और एफ एस कॉस थीटा से आप इसका वर्क निकाल सकते हो। बट ये कंडीशन जरूरी है, कांस्टेंट फोर्स वाली कंडीशन जरूरी है, मतलब एफ एस कॉस थीटा जनरलाइज फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला ओनली फॉर द कांस्टेंट फोर्सेस। और कहीं कहीं पर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर आप इसको अलग अलग करके देखो ना, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपको इस तरफ दिखाई जा रही है, ये वेक्टर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, और फोर्स का डायरेक्शन हम लोग इससे थीटा एंगल पर दिखा रहे हैं, यानी कुछ इस तरफ दिखा रहे हैं फोर्स की डायरेक्शन। तो ये भी कह सकते हो कि ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच थीटा एंगल बना हुआ है और वर्क डन कहा जाता है एफ एस कॉस थीटा। तो आप इस कैपिटल एफ को रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कैपिटल एफ को अगर आप रिजॉल्व करते हो तो कैपिटल एफ का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के साइड पर मिल जाएगा आपको, जिस तरह बॉडी का मोशन है इस साइड कैपिटल एफ का एक कंपोनेंट होगा, और दूसरा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर साइड पर होगा। जो डिस्प्लेसमेंट की साइड वाला जो कंपोनेंट है पैरेलल टू द कैपिटल एस कंपोनेंट, वो लिखोगे आप एफ कॉस थीटा, और ये लिख सकते हो एफ साइन ऑफ थीटा। तो सिंप्लीफाइड वे में ये भी कहा जाता है कभी कभी कि कैपिटल एफ मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, इसको मिला दिया जाए, और वर्क को आप ये कह सकते हो कि एफ कॉस थीटा फोर्स का वो कंपोनेंट है जो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, या फिर इसको ये भी कह सकते हो कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो पाथ के अलोंग लगेगा, अलोंग द पाथ, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एस, ये कह सकते हैं आप। तो ये अगर मैं वर्ड्स में लिखना चाहूँ तो वर्ड्स में आप ये लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट, ये आप इसको वर्ड्स में लिख सकते हो या उसको सिंबल्स में। ठीक है, चलो अब कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसके ऊपर। देखो फर्स्ट एग्जांपल ये है, आप क्वेश्चन रीड कर लो एक बार, ठीक है। अ ब्लॉक मूव्स अप 30 डिग्री इंक्लाइंड अंडर द एक्शन ऑफ सर्टेन फोर्सेस, ठीक है। पहला इलस्ट्रेशन मेरा इस बात को लेकर के है कि वर्क पॉजिटिव भी आ सकता है, वर्क नेगेटिव भी आ सकता है, और वर्क जीरो भी आ सकता है। सिर्फ इस बात को हाईलाइट करने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है। F1 हॉरिजेंटल फोर्स है, लिखा हुआ है यहाँ पर F1 हॉरिजेंटल है जिसकी मैग्नीट्यूड 40 है, F2 नॉर्मल है, और
मैग्नीट्यूड 20 है और F3 इज पैरेलल टू द प्लेन और मैग्नीट्यूड 30 ये दे रखा आपको। डिटरमाइन द वर्क डन बाय ईच फोर्स, ठीक है, एज द ब्लॉक मूव्स 80 सेंटीमीटर अप द प्लेन। काफी आसान क्वेश्चन है वैसे, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले वाला है। तो आप सबसे पहले इसका डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ कर लीजिए। जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ दिया जा रहा है 80 सेंटीमीटर का, कैपिटल एस इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। पहले उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे 0.8 मीटर। और जो आपको ये फोर्सेस दी गई हैं इनको अगर हम ड्रॉ करके देखें तो F3 वाली फोर्स डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, F3 वाली फोर्स। F2 वाली फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है और F1 वाली फोर्स हॉरिजेंटल है। मतलब इन सबको अगर आप एक साथ प्लॉट करके देखोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, F1 फोर्स हॉरिजेंटल, F3 ऐसे है और F2 90 डिग्री पर। मैग्नीट्यूड ऑफ F2 20 न्यूटन है, मैग्नीट्यूड ऑफ F3 30 न्यूटन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ F1 40 न्यूटन और ये एंगल 30 डिग्री। अब आसानी से आप देख सकते हो, अगर वर्क बाय F3 करना है आपको तो F3 का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट 0.8 एंड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। बट F3 और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शंस के वेक्टर हैं तो कॉस 0 डिग्री लिखेंगे यहाँ पर। वर्क बाय F2 चूज करना है अगर आपको तो उसमें F2 का मैग्नीट्यूड 20, डिस्प्लेसमेंट 0.8 एंड कॉस ऑफ, नाउ एंगल देखोगे अगर आप तो F2 और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको cos 90 करना है। एंड देन वर्क बाय F1 निकालना है तो F1 40 रख देंगे, डिस्प्लेसमेंट 0.8 एंड कॉस ऑफ, अब इनके बीच का एंगल देख लो आप, F1 वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच 30 डिग्री का एंगल। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जस्ट। अब आप इसके आंसर्स ले आ सकते हो कि, तो देखोगे ना तो वर्क बाय F3 पॉजिटिव में आएगा, वर्क बाय F2 जीरो आ जाएगा एंड वर्क बाय F1 ये भी हमारा पॉजिटिव आएगा, बिकॉज 0 डिग्री और 30 डिग्री दोनों पर कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, बेसिक एग्जांपल क्लियर हो गया आपका। फॉर्मूला मतलब ये एग्जांपल क्या है, कैसे फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो समझाया जा रहा है आपको। क्लियर है ये चीज? बढ़ जाए आगे, आप लोग कुछ डाउट तो नहीं किसी को इसमें? नो सर। नो सर। स्ट्रेट। अगला एग्जांपल, इसको देखिएगा। मतलब वो एक तरीके से वार्म अप एग्जांपल था, मैं पहले बता दूं आपको, वार्म अप ट्राई बॉल जैसे नहीं होती है मैथ्स के पहले वाली, तो ये ट्राई बॉल थी। अब थोड़ा सा फर्स्ट बॉल यहाँ पर आ रही है। देखिए, block of mass 10 kg slides down on an inclined 5 meter long and 3 meter high। अब इसको समझो पहले क्या है। तो सबसे पहले आपको ना एक इंक्लाइंड प्लेन की बात की जा रही है जिसकी हाइट दी गई है और उसकी लेंथ दी गई है। दैट मीन्स कुछ उसको ड्रॉ करेंगे तो उसकी हाइट है 3 मीटर की हाइट है और 5 मीटर उसकी लेंथ है। तो बेसिकली ये जो लेंथ और दी जाती है ये इस एंगल थीटा को कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा। आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हो। अब उसके बाद कह रहे हैं उस पर 10 किलोग्राम का बॉडी स्लाइडिंग डाउन है। ठीक है जी, तो 10 किलोग्राम बॉडी उसके ऊपर रख करके उसको नीचे की तरफ स्लाइड कराना है। अब आगे के तब तक आप क्वेश्चंस पढ़ें, जब तक डायग्राम बन रहा है तब तक आप क्वेश्चंस को रीड करो। अब इसमें फोर्सेस कौन कौन सी लगाई जा रही है तो ये पढ़ते हैं। फोर्सेस कौन कौन सी लगाई जा रही है जरा इस पर देखो। तो अ मैन पुशेस अप ऑन द आइस ब्लॉक पैरेलल टू द इंक्लाइंड सो दैट इट स्लाइड्स डाउन एट द कांस्टेंट स्पीड। अब इस लाइन को समझो आप। मतलब कि जो मैन होगा वो इस ब्लॉक को ऊपर की साइड पर पुश कर रहा है पैरेलल टू द प्लेन, इस तरफ फोर्स लगा रहे हो आप, इसको कह सकते हो कि फोर्स बाय दैट मैन। इसके अलावा और कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी? इंक्लाइंड प्लेन पर है तो नेचुरल सी बात है इस पर और भी फोर्सेस होंगी। mg नॉर्मल। एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाएंगे और फ्रिक्शन फोर्स दिखाएंगे। फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन किधर दिखाएंगे? ठीक है ना, तो नॉर्मल दिखाया है। देखिए एक बात समझो, ये बॉडी स्लाइड किधर कर रही है? स्लाइडिंग डाउन है ना, ये दे रखा है। तो बॉडी रेस्ट पे तो है नहीं, इसका मतलब बॉडी नीचे की तरफ मोशन कर रही है। तो जब ये बॉडी मोशन में है तो इसका मतलब मोशन के अपोजिट साइड पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अपवर्ड्स। अब द प्लेन, अब द प्लेन आप दिखाओगे फ्रिक्शन फोर्स, वो भी काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो ये म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल लिखेंगे। अब आपको एक एक करके चीजें निकालनी है। देखो, वर्क डन बाय द मैन, सबसे पहले पूछे कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द मैन। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बट थोड़ा सा आपका ना थोड़ा सा एनालिसिस इंपॉर्टेंट है इसमें। तो सबसे पहले तो आपको एफ ऑफ मैन निकालना पड़ेगा कि मैन कितना फोर्स लगा रहा होगा इसमें।
तो मैन कितना फोर्स लगा रहा होगा ना, ये वापस एक बार न्यूटन लॉ पे आएंगे। कोई भी फोर्स निकालनी है, जब आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर फोर्स कैलकुलेट करना हो, कोई भी फोर्स, तो उसका सिर्फ एक और एक रास्ता होता है, वो है न्यूटन लॉ। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है फोर्सेस को निकालने का। और जब न्यूटन लॉ आता है ना, तो आपको फिर ये देखना पड़ता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो उसमें एक्सेलरेशन है या नहीं है। अगर एक्सेलरेशन है तो फिर F इक्वल टू ma लगाओ, और अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्सेस को बैलेंस करा जाएगा। और ये चीज क्वेश्चन को रीड करने से मालूम चल जाएगा आपको। सर इसमें नहीं है। हाँ, इसमें नहीं है, कहाँ से मालूम चल रहा? कौन सा ऐसा तो वर्ड? कांस्टेंट स्पीड लिखी है कांस्टेंट इसमें। स्पीड से चल रहा है, एक्सीलरेशन नहीं होगा। तो कांस्टेंट स्पीड मतलब नो एक्सेलरेशन। नो एक्सेलरेशन का मतलब ये हो गया कि हम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। तो जब आप फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो फिर एफ ऑफ मैन को कौन बैलेंस करेगा, क्वेश्चन ये आता है। तो देखिए, अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमें mg को रिजॉल्व करना पड़ जाएगा यहाँ पर। तो mg को साइन ये साइन थीटा, mg हाँ, साइन थीटा। अब रिजॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अपना आंसर आ जाएगा। तो mg का mg साइन थीटा कंपोनेंट डाउन द प्लेन, mg कॉस थीटा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। और अब आप करोगे इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में, मैन का फोर्स ऊपर की तरफ, mg साइन थीटा नीचे की तरफ, और फ्रिक्शन भी ऊपर की तरफ। तो मैं फोर्स बाय मैन एंड फ्रिक्शन दोनों ऊपर की तरफ है, ये ऐड हो जाएंगे और बैलेंस हो जाएंगे mg साइन थीटा से। तो एफ ऑफ मैन प्लस फ्रिक्शन, जो कि म्यू इंटू नॉर्मल है, शुड बी इक्वल टू mg मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ से आप एफ ऑफ मैन फाइंड आउट कर सकते हो। एफ ऑफ मैन विल बी mg साइन थीटा एंड माइनस म्यू मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल, और नॉर्मल यहाँ पर mg इंटू कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। फोर्स बाय मैन आ जाएगा तो फर्स्ट पार्ट अब सॉल्व हो जाएगा। वर्क डन बाय द मैन निकाल सकते हैं उसी फॉर्मूले से। फॉर्मूला तो एक ही है कि वर्क डन बाय मैन निकालने के लिए अब क्या करोगे, फोर्स बाय द मैन मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट एंड देन कॉस ऑफ थीटा। तो फोर्स बाय मैन कैलकुलेट किया गया, अभी कैलकुलेट तो नहीं किया गया, मतलब उसका एक्सप्रेशन सॉल्व कर लिया गया है, एफ में mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो स्लाइड्स डाउन ऑन एन इंक्लाइंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर हाई। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये ब्लॉक बिल्कुल टॉप पॉइंट से बॉटम पॉइंट तक गया होगा, फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड एंड टू द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड, ये मान के चल रहे हैं। तो अगर टॉप पॉइंट से बॉटम पॉइंट तक गया है, इसका मतलब वो 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो दिस इज 5 मीटर एंड आगे यहाँ पर कॉस, अब ये एंगल चाहिए होगा आपका। तो इसमें ये देखो कि जो मैन वाला फोर्स है, फोर्स बाय द मैन, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, लेकिन जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की साइड है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में चल रहे हैं। दैट मींस कॉस थीटा में जो थीटा को यूज करेंगे वो 180 डिग्री, यानी कि माइनस में आंसर आएगा इसका। मैन का फोर्स इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर की तरफ है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शंस हो गया, 180 डिग्री का एंगल लेकर के, और पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट क्या होगा, देखो वो वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन द ब्लॉक। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने के लिए मैं ग्रेविटी वाली फोर्स कंसीडर करूंगा mg। लेकिन अब यहाँ पर एक और पॉइंट समझ सकते हो, जो पीछे आपसे कहा था ना कि आपको कभी कभी फोर्स के वो वाले फोर्स का आप कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हो। कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, ये लॉजिक लगाओ। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, पहले तो आप ये देख लो कि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट 5 जो है वो पैरेलल टू द प्लेन है। तो mg का वो वाला कंपोनेंट देखो जो प्लेन के पैरेलल है, mg sin थीटा। mg sin थीटा, बस हो जाएगा आंसर। mg sin थीटा मतलब जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल वाला फोर्स है ना, वो लिखिएगा mg sin थीटा इंटू 5। अब इसके आगे कॉस में क्या लगाएंगे ये भी देखने वाला बात है। तो mg sin थीटा वाला कंपोनेंट प्लेन में नीचे की तरफ आएगा, और ये 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट भी प्लेन में नीचे की तरफ आ रहा है, दोनों फिर सेम डायरेक्शंस में आ रहे हैं। अब आप यहाँ पर कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स नीचे की तरफ है। डायरेक्शन देखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सी पार्ट पे आओ। वर्क डन बाय द सरफेस ऑन ब्लॉक, इसका क्या मतलब है यार? वर्क डन बाय सरफेस, फ्रिक्शन। नो हाँ। सर, फ्रिक्शन और नॉर्मल का एक तरह से रिजल्टेंट, हाँ, दोनों मतलब होगा। नॉर्मल का कंसिडर तो होगा नहीं क्योंकि 90 डिग्री वेलोसिटी। हाँ, मतलब एक्चुअली बाय सरफेस का मतलब इन जनरल, बाय सरफेस का मतलब इन जनरल नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों को मिला करके होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स। हाँ जी, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो वर्क बाय सरफेस मतलब थ्योरी वाइज अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज सर इसमें नॉर्मल तो 0 हो जाएगा ना? मैं यहाँ 0 हो जाएगा, लेकिन इन जनरल 0 नहीं होता वो। तो वर्क बाय नॉर्मल प्लस वर्क बाय फ्रिक्शन, मैं इसका मतलब बता दूं आपको, ठीक है? इस एग्जांपल में 0 हो जाएगा,
और ये कोई जरूरी नहीं है कि नॉर्मल का वर्क हर समय 0 आएगा। तो इसीलिए हम लोग हैबिट नहीं बनाते उसकी, ऐसी कोई हैबिट ना बना ले कि आगे वो चल करके हमको मिस्टेक हो जाए। तो सरफेस का वर्क मतलब सरफेस दो ही फोर्स लगाता है, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और एक फ्रिक्शन, जिनके रिजल्टेंट को कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। इस एग्जांपल में नॉर्मल का वर्क 0 हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि जो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसलिए 0 हो जाएगा। और फ्रिक्शन का वर्क निकालने के लिए आप लगाओ कि फ्रिक्शन को म्यू इंटू नॉर्मल कहा है, फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट 5। एंगल का जरूर ध्यान देना है आप यहाँ पर। आगे अब आगे कौन सा एंगल लगाएंगे, 0 डिग्री या 180 डिग्री? तो हाँ 180 जी, 180 डिग्री। क्योंकि फ्रिक्शन ऊपर है और 5 मीटर नीचे है, तो दोनों अपोजिट है, तो यहाँ फिर से एक बार 180 डिग्री इसका वर्क। और डी पार्ट पे आए लास्ट में, तो वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्सेस ऑन द ब्लॉक। लास्ट पार्ट, वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्सेस ऑन द ब्लॉक, मतलब इन सारी फोर्सेस को मिला करके कितना वर्क आएगा। रिजल्टेंट मतलब नॉर्मल, mg, फ्रिक्शन, जितने फोर्स है और मैन का फोर्स, इन सब को मिला करके टोटल वर्क कितना आएगा। दैट मीन्स आपको सबको ऐड करना है। मतलब ये एक्चुअली कंसेप्चुअल एग्जांपल भी है, स्टेप बाय स्टेप लिया है, लर्निंग वाला एग्जांपल है ये। तो डी पार्ट में आपसे ये पूछे, अब आपको ये सारे वर्क ऐड करने हैं, मतलब मैन का वर्क, सरफेस का वर्क और प्लस फ्रिक्शन का, सॉरी सरफेस का वर्क, मैन का वर्क और ग्रेविटी का वर्क, इन तीनों को ऐड करके आंसर देना है आपको कि आखिरी आंसर क्या आएगा। और जानते हो क्या होगा एक्चुअल में? 0 होगा। हाँ जी, ये सब आप जब ऐड करोगे तो ये 0 आएगा। हालांकि ये चीज 0 है। किस बेसिस पर कह रहे हो? टोटल वर्क 0 किस बेसिस पर आएगा? सर एक्सेलरेशन 0 है तो सर एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 है। राइट राइट राइट, बैलेंस हो गई है। हाँ मतलब बिना ऐड किए बोल सकते थे, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है ना, तो न्यूटन लॉ क्या बोलेगा कि नेट फोर्स 0 है। सर जी, नेट फोर्स 0 है, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया, इसलिए हम कह रहे हैं कि वर्क डन 0 होगा। आवाज चेक रहे कोई बहुत ज्यादा। नेक्स्ट देखिए बेटा, वॉइस क्रैक कर रही है, मैसेज लिख दो, मैसेज कर दो। देखिए अच्छा, पिछले वाले में डिस्कस करना है पॉइंट आपसे। कई हम लोगों ने क्या बोला, लास्ट पार्ट को आप डायरेक्टली किस बेसिस पे कह रहे हो कि 0 आएगा? फिर से एक बार पूछना है आपसे, लास्ट पार्ट डायरेक्टली किस बेसिस पर कहा जा रहा है कि ये 0 आएगा? सर नेट एक्सेलरेशन 0। अच्छा ठीक है, मतलब नेट फोर्स 0 कह देना। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0 है। बोलिए भाई। यस सर। चलिए, तो अब मैं यहाँ पर आपसे बैलेंस होगी। जी, तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस 0, if the resultant of forces is equal to 0, is it necessary that total work will be 0? बताएं, is it necessary that total work done will also be equal to 0? यस सर। यस सर। ठीक है, श्योर? यस सर। चलिए फिर से सोच लो, मैं फिर बोल रहा हूँ। मैं हो सकता है कि मैं डराने के लिए आपको कह रहा हूँ, बट फिर भी मतलब सर कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है सर? मैं उसकी कोई बात ही नहीं करेंगे भी, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का वर्क से कोई सर 0 ही होगा सर, पक्का से। पक्का सही है सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं बच्चा, देखो देखिए होता है क्या है ना, जब आप जेई के पेपर में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आते हो ना, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में क्या होता है, आपको ना क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था उनके माइंडसेट पे जाकर के सॉल्व करना होता है। और इसमें ना लैंग्वेज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि लिखा क्या गया है वहां पर। लैंग्वेज रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0, इज इट नेसेसरी दैट द टोटल वर्क विल आल्सो बी 0? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, ठीक है? तो मैं अब आपको इसमें एक डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड करता है। नहीं है, आप आंसर इसका यस एंड नो देंगे, वो पॉइंट है ना। देखिए मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूँ यार। हम लोग ये कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में या कहीं पर भी हमेशा
एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस की बात करूं, जैसे मान ले अगर हम एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स की बात करें कि ए और बी कोई दो ऑब्जेक्ट है और ए वाला बी वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आप मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो आप मानते हो कि प्लस माइनस चार्ज अट्रैक्ट होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगा, और न्यूटन थर्ड लॉ से ये दोनों इक्वल अपोजिट फोर्स लगाएंगे, क्योंकि इसमें से एक फोर्स को अगर आप एक्शन का नाम दोगे तो दूसरा फोर्स आपका रिएक्शन का नाम होगा। अब मान लीजिए कि जो ये अट्रैक्शंस लगी, इन अट्रैक्शंस की वजह से, मतलब इस एक्शन और रिएक्शंस की वजह से दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी की तरफ डिस्प्लेस हुआ बाय डिस्टेंस s1 एंड ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए की तरफ डिस्प्लेस हुआ बाय द डिस्प्लेसमेंट s2। दोनों एक दूसरे की तरफ डिस्प्लेस हो गए। अब ऑब्जेक्ट ए के लिए आप वर्क क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट ए के लिए अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज वर्क डन बाय कैपिटल एफ, तो हमारा डेफिनेशन के हिसाब से आएगा एफ मल्टीप्लाइड बाय s1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ। तो ऑब्जेक्ट ए को अगर आप फोकस करेंगे तो उसके फोर्स का डायरेक्शन और उसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, यानी cos 0 डिग्री, दैट मींस पॉजिटिव आंसर आएगा। और अगर मैं वर्क बाय एफ, ये ए वाले के लिए मैंने निकाला है, अब मैं वर्क बाय एफ बी वाले के लिए कैलकुलेट करूं, तो बी वाले के लिए जब मैं वर्क कैलकुलेट करूंगा तो उसके लिए एफ, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट, उसमें एफ भी लेफ्ट साइड है, डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट साइड है, अगेन सेम डायरेक्शंस में हो गए, फिर से cos 0 डिग्री, फिर पॉजिटिव। अब अगर आप ए और बी को मिला करके ये कहते हो कि ये हमारा एक कंबाइंड सिस्टम है, ए और बी मिला करके हमारा कंबाइंड सिस्टम है, और ए वाले पर फोर्स राइट साइड डायरेक्शन में है और बी वाले पर फोर्स लेफ्ट साइड डायरेक्शन में है, तो जब इनको आप एक सिंगल यूनिट की तरीके से मानना चाहते हो कि ये कंबाइंड सिस्टम है, तो एक पर राइट साइड फोर्स और एक पर लेफ्ट साइड फोर्स, अब आप कहोगे सम ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0। तो सम ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि वेक्टर के अकॉर्डिंग जाओगे, एक वेक्टर पॉजिटिव है, दूसरा वेक्टर नेगेटिव है। लेकिन अगर आप सम ऑफ वर्क कैलकुलेट करो, यहाँ पर सम ऑफ वर्क निकालो, तो पहले वाले बॉडी पर भी पॉजिटिव वर्क, दूसरे वाले बॉडी पर भी पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो नॉन जीरो आएगा, दैट मीन्स ओवरऑल एक पॉजिटिव वर्क आएगा। तो यही स्टेटमेंट, देखिए क्वेश्चन आंसर में क्या होता है ना बच्चे, क्वेश्चन आंसर में आपके माइंड में क्या भरा है उससे आंसर नहीं देना होता है। क्वेश्चन आंसर में आपको सारी चीजें कंसिडर करने के बाद आंसर देना होता है। कि अगर रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस 0 है, मेरा क्वेश्चन था इज इट नेसेसरी दैट टोटल वर्क विल आल्सो बी 0, तो आंसर है कि नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और ये एग्जांपल आप दे सकते हो कि ए और बी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तो सम ऑफ फोर्सेस, एक्चुअली क्या है ना कि जब आप रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस निकालते हो तो ये तो वेक्टर के अकॉर्डिंग निकालते हो, क्योंकि इनमें डायरेक्शंस का भी रोल होता है। लेकिन जब आप टोटल वर्क निकालते हो तो ये आप स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी सम हो हाँ, जाता है। तो स्केलर में तो प्लस प्लस हो रही है, लेकिन वेक्टर में ये प्लस और माइनस हो जा रहे हैं। फोर्स में फोर्सेस का समेशन जो होता है वो डायरेक्शंस के साथ किया जाता है, वर्क का समेशन प्लस और माइनस के उसके साइन कन्वेंशन के साथ करोगे आप। तो ऐसा कोई जनरलाइजेशन नहीं होता कि रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 है ना तो आप टोटल वर्क डन को 0 कहेंगे। देखिए हाँ, अगर मैं यहीं पर एक वर्ड ऐड कर दूं कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस ऑन अ सिंगल पार्टिकल इज 0, अब आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस ऑन अ सिंगल पार्टिकल इज 0, तो टोटल वर्क भी 0 होगा। अब 0 हो जाएगा सिंगल पार्टिकल पर। यहाँ 2 पार्टिकल चूज किए हैं आपने। बट क्या होता है ना कि जब जेई का एग्जाम हो रहा होगा ना यार, तब तो सारे चैप्टर हो चुके होते हैं ना आपके, तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि इस चैप्टर में कुछ पढ़ ले और आगे हम चल करके उसको कहे कि यार पीछे गलत पढ़ लिया था हमने। जो भी पढ़ोगे आप यही करोगे। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एक और एग्जांपल। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पहले करने के लिए, क्लास में एक एक्टिविटी करने के लिए मैंने आपसे कहा था, रूलर वाला स्केल लेने वाला। मैंने आपसे क्लास में ये कहा था कि आप घर पे ये एक्टिविटी करें कि जो आपके घर में स्केल है ना, आप उस स्केल को दोनों साइड से, मतलब दोनों साइड से आप उसको पुश करिए, इसके लेफ्ट एंड को भी पुश करो और राइट हैंड को भी पुश करो आप नीचे। क्या रिजल्ट हुआ था अगर आप दोनों साइड फोर्स लगाते हो, इधर और इधर अपोजिट साइड? लगाता है, घूमने लगा था ना। तो अब आप ये बताओ, देखिए ये घूमने लगा, तो ये क्या हुआ एज अ रिजल्ट कि ये स्केल क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा ये।
अब आप बताओ इस क्वेश्चन में सम ऑफ फोर्सेस कितना है? 2 फोर्स लगा रहे हो ना, 2 फोर्स। अगर आपसे हाँ समेशन ऑफ फोर्स पूछा जाए तो बताओ, क्योंकि फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटी में है। अगर ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो फिर नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव है। इसका मतलब एक पॉजिटिव फोर्स है, एक फोर्स के आगे पॉजिटिव साइन लग जाएगा, एक फोर्स के आगे माइनस का साइन लग जाएगा। डायरेक्शंस की वजह से, डायरेक्शंस की वजह से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो सम ऑफ फोर्सेस तो 0 है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, अब आप यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि हम डिस्प्लेसमेंट कौन सा लें। तो जब ये स्केल रोटेट कर रहा होगा, मैं स्केल का कुछ नाम दे देता हूँ। ए पॉइंट, इसके सेंटर को सी पॉइंट कह देंगे और राइट वाले पॉइंट को बी कह देंगे, सी फॉर द सेंटर पॉइंट। अब आपने डेफिनेशन में हमने स्टार्टिंग में ये लिखा था, अगर वर्क की डेफिनेशन देखो आप, तो यहाँ पर एक पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पार्ट। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब होता है कि फोर्स आप एग्जैक्टली कहाँ पे लगा रहे हो। इस एग्जांपल में अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये जो प्लस वाला एफ है, प्लस एफ, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किधर है? प्लस एफ का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब ये किस पॉइंट पर लगाया है? ए पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, ए। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज ए। और ए का मोशन किधर हो रहा है? पॉइंट ए का मोशन किधर हो रहा है? बाकी पॉइंट्स कहाँ जा रहे हैं? हाँ, बाकी पॉइंट से मतलब नहीं है, पॉइंट ए का मोशन इधर होगा। जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट का मोशन फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है। तो अगर मैं वर्क बाय प्लस एफ फोर्स निकालूंगा ना, वर्क डन बाय द पॉजिटिव एफ, तो मैं क्या लिखूंगा? प्लस एफ, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए से, क्योंकि ये फोर्स पॉइंट ए के ऊपर लगा हुआ है। ऐसे ही जब आप वर्क बाय माइनस एफ निकालोगे, वर्क बाय द माइनस एफ फोर्स जिसको नीचे की तरफ है, तो आप लिखोगे माइनस एफ इंटू, उसके लिए क्या करोगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ माइनस एफ वाला फोर्स हमने पॉइंट बी पर लगा रखा है, तो उसके डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर लिखेंगे प्लस एफ। अब बताइए, पॉइंट ए का जो मोशन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए, ये तो ऊपर की तरफ हो रहा है, पॉइंट ए का मोशन ऊपर हो रहा है, और पॉइंट बी का मोशन नीचे की तरफ हो रहा है। तो अब आप क्या करोगे ना, पॉइंट ए के डिस्प्लेसमेंट को प्लस एस लिखेंगे, क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहे हो, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हो। और इधर माइनस एफ मल्टीप्लाइड बाय बी, पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, तो जब बी का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो इसके आगे माइनस एस लगाएंगे, क्योंकि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको डायरेक्शंस के हिसाब से इधर प्लस लिखते हो या तो माइनस लिखते हो। होगा क्या, यहाँ पर भी पॉजिटिव वर्क हुआ, यहाँ पर भी पॉजिटिव वर्क हुआ, यानी कि टोटल वर्क 0 नहीं आएगा आपका। मैं सेम बॉडी के ऊपर 2 फोर्स लगा रहा हूँ, एक स्केल है आपके पास, उसी स्केल पर 2 फोर्स लगा रहा हूँ एक ही बॉडी के ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है, दोनों फोर्स आपने उस बॉडी की अलग अलग पॉइंट्स पर लगा दिए। एक आपने स्केल के लेफ्ट पॉइंट पर लगा दिया, एक स्केल के राइट पॉइंट पर लगा दिया। 2 फोर्सेस लगाई, इक्वल है, वो अपोजिट है, सम ऑफ फोर्सेस 0 आ रहा है, लेकिन सम ऑफ वर्क 0 नहीं आ रहा। तो इसमें ये भी है ना कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये पार्टिकल नहीं है। हाँ, तो यही तो, हाँ बिल्कुल सही, 100% यही पॉइंट है कि आप जो यहाँ पर ले रहे हो वो पार्टिकल नहीं है, या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट है आपका ये। तो देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम तो जेई वाला पॉइंट कर रहे थे, स्कूल लेवल पर जब आपको पढ़ाया था तब ये सब बातें कहाँ डिस्कस की थी हमने, तब हम वर्क की इतनी डिटेल में जाते ही नहीं कभी, है ना। वहां तो एफ एस कॉस थीटा करके खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको इस बात को समझना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को समझना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पार्ट को समझिएगा, इसकी इंपॉर्टेंस है मैकेनिक्स में, और वर्क को अगर आप जेन्युइनली समझना चाहते हो तो इसकी इंपॉर्टेंस है। एक और एग्जांपल देंगे यार, एक और एग्जांपल, जी बताओ। सर, रोटेटिंग बॉडी में अगर सेंटर ऑफ रोटेशन मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड हो, तो आफ्टर 1 एंड सक्सेसिव रेवोल्यूशंस तो वर्क 0 आएगा ना, मतलब एट दैट मोमेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, लेकिन हाँ, आ रहा बस इस पॉइंट पर भी आ रहा हूँ। ये सारे जो मिसकंसेप्शन है पहले हटाऊंगा मैं इसको, वर्क को लेकर के जो माइंड में हमारे गलत चीजें बैठी है। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, व्हेन वी पुश द डोर, जो रोटेट करने वाला, बिकॉज आजकल मॉडर्न जमाने में स्लाइडिंग डोर्स भी आने लगे हैं, तो ये रोटेटिंग डोर की बात हो रही है, मतलब जो स्लाइडिंग डोर है उनकी बात नहीं कर रहे, स्लाइडर्स भी लगते हैं आजकल। तो व्हेन वी पुश द डोर रोटेटिंग,
अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन नंबर 1 बाय यू एंड नंबर 2 बाय हिंजेस, जहां से डोर को हिंज किया जा रहा है, इन दोनों की बात करूं तो क्या क्या आंसर होंगे? क्योंकि जो डोर होता है आपके घर का दरवाजा ले लो आप। घर पे जो आपके दरवाजे हैं वो एक फ्रेम के साथ हिंज कर देते हो ना आप, जो दरवाजे होते Yes. हैं। हाँ, और आप उसको मान लो खोलते हो तो मैक्सिमम आप 90 डिग्री से डिफ्लेक्शन कर सकते हो। कोई भी डोर मैक्सिमम 90 डिग्री घूमता है, ठीक है ना। अब पार्क वार्क के डोर अलग है कि जो पार्क होते हैं उनके डोर 360 घूम जाते हैं, वो अलग अलग तरीके की डिजाइनिंग होती है। लेकिन जो घर के दरवाजे हैं वो 90 डिग्री से ज्यादा नहीं घूमते। तो अगर आप अगर दरवाजे को धक्का दे रहे हो तो आप पॉजिटिव वर्क कर रहे हो कि नेगेटिव वर्क कर रहे हो? पहली बात तो है ना, ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा कि आपने कैसा वर्क किया। और जो डोर्स होते हैं, मैं बता दूं आपको, डोर एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट होते हैं। अब आप ज्यादातर तो डोर्स रेक्टेंगुलर ही होते हैं, और कहीं कहीं सर्कुलर हो गए तो हो गए, नहीं तो डिजाइनर डोर तो फिलहाल तो नहीं बने अभी तक। तो ये क्या होता है ना, ये आपके चारों तरफ क्या होता है, एक हिंज कर देते हैं इनको चारों तरफ से। मतलब यहाँ पर हिंज कर देते हैं इसको, और फिर यहाँ पर हिंज कर देते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए डोर का हैंडल लगा हो, तो आप उस हैंडल को पकड़ करके या तो बाहर की तरफ खींचते हो या अंदर की तरफ पुश करते हो, मान लो दोनों में से कोई भी काम करो। तो मैं कह रहा हूँ कि आप जा करके उसके हैंडल को पुश करते हो और वो डोर अंदर की तरफ मूव कर जाता है। तो आप आप उस दरवाजे पर जो फोर्स लगा रहे हो ना, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पर है? दरवाजे के कौन से पॉइंट पर आपने जाकर के फोर्स लगाई है? हैंडल पे। है ना, समझ। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? इज दैट perpendicular to hinges. नहीं, पॉइंट मतलब आपने दरवाजे को कहाँ छुआ है। दरवाजे को आप जाकर के अपना हाथ हैंडल पर सर। हाँ Handle पे सर. हाँ, तो हैंडल पे, तो हैंडल का डिस्प्लेसमेंट लेंगे। मतलब अगर आपके वर्क की बात की जाएगी तो आपका वर्क डिस्प्लेस करेंगे कि उसमें जो हैंडल लगा है ना वो कितना डिस्प्लेस हुआ है। अगर मैं पूछता हूँ कि हिंज ने कितना वर्क किया है, तो हिंज जहां पर लगा है वो डिस्प्लेसमेंट करता है क्या पॉइंट, या वो फिक्स पॉइंट No होता sir. है? नो सर, फिक्स्ड Work done रहता है। zero. फिक्स रहता है। तो आप हाँ, तो आप हिंज के लिए 0 वर्क कहेंगे और अपने लिए पॉजिटिव वर्क कहेंगे कि हमने काम किया है, उस हिंज ने कोई काम नहीं किया है। मतलब एक ही बॉडी पर कई सारी फोर्स लगेंगी जब, और अलग अलग पॉइंट्स पर लगेंगी, तो मुझे ये देखना पड़ता है कि कौन सा फोर्स कहाँ लग रहा है। बट ये प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब आप बॉडी मानते हो उसको। अगर आप उसको पार्टिकल मानते हो तब ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली क्योंकि पार्टिकल में कोई साइज नहीं होता। तो पार्टिकल वाले क्वेश्चंस में ये माना जाता है कि सारे के सारे फोर्स एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं, सिंगल पॉइंट पर लग रहे हैं वो। क्योंकि जब आपने ये कह दिया है कि देयर इज अ पार्टिकल, दैट मीन्स उसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है, ना उसमें लेंथ है, ना एरिया है, ना वॉल्यूम है, ना सरफेस है, पेरीमीटर है, कुछ नहीं है उसके अंदर। तो आप उस पर 5 फोर्स लगाओ चाहे 6 फोर्स लगा लो, वो सब सिंगल सेम पॉइंट पर माने जाएंगे। मतलब उनके लिए डिस्प्लेसमेंट कॉमन रहेगा, सारी फोर्सेस के लिए सेम डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब कि अगर आपने मेरा फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखा हो, पहला एग्जांपल ये वाला, तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट तीनों फोर्सेस के लिए कॉमन नहीं लिया गया। F3 के लिए भी आपने 0.8 का डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है, F2 के लिए भी 0.8 का डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है, F1 के लिए भी 0.8 का डिस्प्लेसमेंट लिया है। सारी फोर्सेस के लिए सेम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो। तो क्यों ले रहे हो आप सारी फोर्सेस के लिए सेम डिस्प्लेसमेंट, क्यों ले रहे हो यहाँ पर? क्योंकि सारी फोर्सेस के लिए यहाँ पर सेम डिस्प्लेसमेंट इसलिए लिया है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक ब्लॉक की, और हम इस ब्लॉक को कंसीडर क्या कर रहे हैं? एज अ पार्टिकल। मतलब हम इस ब्लॉक का कोई साइज कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि हमको कैसे मालूम चलेगा कि साइज कंसीडर करना है कि नहीं करना है? तो ये क्वेश्चन पढ़ के ही मालूम चल जाएगा। इस पूरे क्वेश्चन में ब्लॉक की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट कुछ दी गई है आपको? पूरे क्वेश्चन नहीं दी गई, इसका मतलब नहीं दी गई, तो क्लियर हो गया कि इसका मतलब इसको पार्टिकल मानिए। तो जब आप एक पार्टिकल लेंगे तो उस पर जितनी भी फोर्सेस हैं उन सब के लिए डिस्प्लेसमेंट की सेम वैल्यू यूज की जाएगी। डिस्प्लेसमेंट सारे फोर्सेस के लिए कॉमन रहेगा। हाँ, उस डिस्प्लेसमेंट के साथ कौन सा फोर्स कितना एंगल बना रहा है ये फोर्स टू फोर्स वेरी करेगा। इसीलिए फर्स्ट एग्जांपल कंसेप्चुअल एग्जांपल था मेरा। वी हैव टेकन सेम डिस्प्लेसमेंट फॉर ऑल फोर्सेस, different values of all forces, different angles of all forces, but the displacement part is common to F1, F2 and F3। सेम यहाँ पर भी था, सब जगह डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर आपका सेम है, 5 मीटर यहाँ भी, 5 मीटर यहाँ भी, 5 मीटर यहाँ भी। तो जो ब्लॉक वाले क्वेश्चंस आप करोगे
उनमें तो सबके लिए सेम डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर सकते हो, बट क्योंकि हमें कंसेप्ट तो यहीं से बनाना है, आगे जा करके वापस तो कंसेप्ट बनाएंगे नहीं। तो ये मैंने आपको सिर्फ ये समझाया कि जहां पर रोटेशनल मोशन जब हम स्टार्ट करेंगे, जब बॉडी रोटेट करने वाली स्टार्ट हो जाती है, टॉर्क स्टार्ट हो जाता है, डोर स्टार्ट हो जाता है, टायर्स का होगा कहाँ पर, रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वहां पर हम लोग सारी फोर्स भले एक ही बॉडी पे लगा रहे होंगे, लेकिन फिर भी हमारा वर्क अलग अलग आएगा, क्योंकि हमारे जो हम लोग हैंडल को पुश करेंगे उसके लिए डिस्प्लेसमेंट है और हिंज वाले के लिए डिस्प्लेसमेंट नहीं है। मतलब सेम बॉडी की दो फोर्सेस के लिए अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स होंगी। आइए बात समझ में आपको, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है आपसे? यस सर। यस सर। ठीक है। और अब आप इस स्टेटमेंट को मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से बोलें और मान लो पेपर में ही एक क्वेश्चन होता कि इफ द सम ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0 इज इट नेसेसरी दैट द टोटल वर्क विल आल्सो बी 0, तो इसका आंसर नो लिखेंगे आप कि ये जरूरी नहीं है। और कई सारे रीजंस हैं। पहला, हो सकता है कि वो जो सम ऑफ फोर्सेस 0 हैं वो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स हो, पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2, हो सकता है कि जिन दो फोर्सेस का समेशन 0 है वो सेम बॉडी पर अलग अलग पॉइंट्स पर लगाई गई हो। स्केल वाला एग्जांपल, एक ही बॉडी पर दो अलग अलग पॉइंट्स पर आप फोर्स लगा दो, टॉर्क बन जाएगा, वो बॉडी रोटेट कर जाएगी, वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये भी नहीं हो सकता। पहला एग्जांपल वो दिया, सेकंड एग्जांपल आपको ये दे दिया। और मैं इसी पॉइंट से ना एक और बात कहना चाहूंगा, मैं ये भी नहीं कह रहा आपसे, देखो मैं ये भी नहीं कह रहा कि सम ऑफ फोर्सेस 0 होगा तो टोटल वर्क 0 नहीं आएगा, मैं ये नहीं कह रहा। आप मेरी बात को ऐसे मत समझ लेना कि मैंने कुछ और बोल दिया है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस 0, नेसेसरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है कि टोटल वर्क 0 आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों बातें हो सकती है। कब आ सकता है 0? 0 कब आ सकता है? जब सम ऑफ फोर्सेस जो 0 है वो एक पार्टिकल के ऊपर लग रहे हो। और कब 0 नहीं आ सकता? जब सम ऑफ फोर्सेस जो 0 हो रही हैं वो पार्टिकल की बजाय किसी बॉडी पे लग रहे हो। बॉडी मतलब जिसमें साइज होता है, कुछ लेंथ वगैरह हो। डिफरेंशिएट कर पाओगे इनको कि नहीं अभी? यस सर। यस सर। पूरा क्लियर हो गया ना इसका कंसेप्ट? यस सर। चलिए, हाँ, अब एक अभी स्टेटमेंट इन्होंने कहा था, विनायक ने कहा था कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो वर्क डन 0 हो जाएगा। एक पॉइंट ये भी आ रहा है, तो इस पर भी मैं कुछ अभी आगे आपको हाईलाइट करना चाहूंगा, ठीक है? बट उसके पहले ना एक दो क्वेश्चन और करेंगे। इस पॉइंट की तरफ आ रहा हूं मैं भी कि 0 डिस्प्लेसमेंट पर क्या 0 वर्क होता है। देखिए एक और क्वेश्चन थोड़ा सा स्टार्ट करें। ये आसान सा क्वेश्चन है। पार्टिकल इज मूव्ड बाय द फोर्स 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन फ्रॉम द पॉइंट 2,3 टू 3,0। ये आसान सा क्वेश्चन है। 2,3 मतलब कि ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया और 3,0 मतलब आपका फाइनल पॉइंट हो गया। तो आप इससे क्या करते हो, पहले डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करोगे, ठीक है? मतलब वर्क को हम डॉट प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट से। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे? पहले आप एक्स कोऑर्डिनेट को देखो, 2 मीटर से वो 3 मीटर हो गया, यानी कि 1 मीटर ज्यादा हो गया। तो 1 मीटर आई कैप डायरेक्शन में प्लस वाई कोऑर्डिनेट 3 मीटर से 0 मीटर हो गया, यानी कि -3 मीटर उसमें चेंज आया, इंटू जे कैप डायरेक्शन में। अब उसके बाद आपको क्या करना है, वर्क एफ एस कॉस थीटा की बजाय आप ये भी कह सकते हो, इट इज डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द एफ एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का कैसे लेना है, या चैप्टर वेक्टर में बता चुके हैं आपको। 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट 1i कैप प्लस या -3j कैप। इसका आंसर लिया कितना होगा, तो कितना आएगा भाई? सर -9 जूल आ रहा है सर। -5। यस सर, -5 जूल। ठीक, तो ये भी एक क्वेश्चन है कि वर्क डन को आप डॉट प्रोडक्ट से भी ला सकते हो। ये इसलिए एग्जांपल लिया था मैंने। देखो मैं एक सिंगल कंसेप्ट छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको इसी बात की गारंटी देता हूँ कि इस लेक्चर में और आगे के लेक्चर्स में थ्योरी वाइज एक सिंगल कंसेप्ट भी छूटेगा नहीं, मेरी साइड से नहीं छूटेगा आपका। और मैं ये भी एश्योर कर रहा हूँ कि तुम्हें किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंसेप्ट के लिए पड़ेगी आपको।
वो छोटे से छोटा एग्जाम्पल, बड़े से बड़ा एग्जाम्पल, सब कुछ टेक केयर किया मैंने इसमें। अगला, a block of mass m is suspended by the light thread from the elevator. The elevator is accelerating upward with a uniform acceleration. Find the work done during the first t seconds by the tension in the thread as measured by observer located in the ground frame. कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर एक पार्ट और ऐड करने वाला हूँ। फाइंड द वर्क डन ड्यूरिंग द, चलिए पहले इसको करते हैं। फर्स्ट t seconds by the tension in the thread as measured by the observer located in the ग्राउंड फ्रेम, यानी कि हम ग्राउंड फ्रेम को यूज कर रहे हैं। तो जब हम ग्राउंड फ्रेम को यूज कर रहे हैं तो इस वाली फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम से क्या क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आप? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m जब दिखाएंगे तो उसमें कौन कौन से फोर्सेस कंसीडर करेंगे अगर फ्रेम ग्राउंड का है तो उसका आंसर अभी वो न्यूटन लॉ में आपको मैंने एक चेकलिस्ट दी थी फोर्सेस की, उस चेकलिस्ट के हिसाब से चलते जाओ। mg और टेंशन फोर्स, क्या और कुछ दिखाने की जरूरत होती है इसमें? अगर हम फ्रेम, नो सर। हाँ, इसमें कोई स्यूडो फोर्स नहीं आएगा, ध्यान देना है, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम से कोई स्यूडो फोर्स नहीं चलता और ये बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। तो आप यहाँ न्यूटन सेकंड लॉ लगाओगे, न्यूटन सेकंड लॉ, जिसके हिसाब से क्या इक्वेशन बनाओगे? सम ऑफ T ऑल minus mg T minus mg is mg equal equal to to ma। ma। हाँ जी, सेकंड लॉ यूज करेंगे और सेकंड लॉ के हिसाब से लिखेंगे T माइनस mg इक्वल टू ma, और यहाँ से हम पहले टेंशन फोर्स कैलकुलेट करेंगे विच इज m इंटू a प्लस जी। मेरा पहला पार्ट हुआ। उसके बाद हम काइनेमेटिक्स यूज करेंगे, न्यूटन लॉ के बाद काइनेमेटिक्स, मतलब ये लॉज ऑफ मोशन यूज किया आपने। देन काइनेमेटिक्स से आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके, हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है फर्स्ट टी सेकेंड्स, पहले टी सेकेंड्स में। तो पहले टी सेकेंड्स में कोई भी लिफ्ट बिगिनिंग में रेस्ट पे होती है, जब लिफ्ट स्टार्ट होती है तो हमेशा जीरो वेलोसिटी पे होती है। तो इस वजह से u को आप जीरो करेंगे, बिकॉज स्टार्टिंग के टी सेकेंड्स हैं, बाद वाले टी सेकेंड्स नहीं है। तो जब स्टार्ट किया होगा लिफ्ट ने तो 0 मीटर पर सेकंड पे रही होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे? प्लस हाफ एक्सेलरेशन जो न्यूटन लॉ से आ रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन न्यूटन लॉ से वो आ गया है आपका। इनफैक्ट न्यूटन लॉ से क्या निकालना है, क्वेश्चन में दिया ही हुआ है आपको, क्वेश्चन में दे ही रखा है कि जो लिफ्ट है उसकी एक्सेलरेशन a है, तो न्यूटन लॉ की जरूरत नहीं है इसमें, डायरेक्टली a इंटू टी स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। आप बताओ क्या वर्क आएगा यार इसमें? वर्क डन। तो किसकी वर्क निकालने की बात की जा रही है? फाइंड द वर्क डन। तो पहले आप ये देखो, वर्क करना है किसकी वजह से करना है, तो बाय के आगे टेंशन सर, टेंशन। तो टेंशन फोर्स लिख लो इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ लग रहा है, तो आगे हम यहाँ cos 0 डिग्री लगा देंगे, दोनों सेम डायरेक्शंस में है। अब टेंशन फोर्स की वैल्यू m इंटू ए प्लस जी है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हाफ a इंटू टी स्क्वायर और cos ऑफ 0 डिग्री 1 आता है। तो ये वर्क डन हुआ इसका। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम पूछते आपसे इन लेफ्ट फ्रेम, क्या आंसर होता? ग्राउंड फ्रेम की बजाय अगर आप लेफ्ट का फ्रेम यूज करते तो आंसर क्या आता? तो सूडो फोर्स लगा लेते हैं सर। स्यूडो फोर्स लगानी पड़ेगी। नहीं तो टेंशन तो नहीं आएगा यार आपका, आप टेंशन तब भी। टेंशन सेम रहती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? मतलब अगर कोई ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर हो तो ये बताओ, सर डिस्प्लेसमेंट लेकिन जीरो हो जाता, उसके रिस्पेक्ट में तो मूव ही नहीं कर रहा। समझ आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इन लिफ्ट फ्रेम तो हुआ ही नहीं ना। लिफ्ट के अंदर तो मतलब लिफ्ट के अंदर अगर आप खड़े हो और उसकी छत से कोई चीज लटक रही है, लिफ्ट की छत से एक बॉल लटक रही है और हम भी लिफ्ट के अंदर है, तो हमारे लिए तो वो बॉल स्टेशनरी बॉल है। लिफ्ट के अंदर खड़े होने पर तो वो बॉल मूव करेगी नहीं, तो हम कहेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो यानी कि वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इन लेफ्ट फ्रेम, तब आंसर आप कहते हैं कि ये जीरो हो जाएगा। लेकिन उसी टेंशन फोर्स का वर्क जब ग्राउंड फ्रेम से निकाल रहे हो तो कुछ और आंसर आ रहा है। तो क्या ये चीज कहना सही होगा कि वर्क फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है? यस सर। यस सर। कह सकते हो ना कि सेम फोर्स का वर्क अलग अलग फ्रेम्स में अलग अलग आएगा, मतलब आपका ऑब्जर्वेशन कहाँ से हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। एंड क्या रीजन दोगे, क्या अलग अलग फ्रेम से फोर्स की वैल्यू अलग आती है या अलग अलग फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग आएगी? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू नहीं बदलती है। आप किसी भी फ्रेम में चले जाओगे टेंशन फोर्स उतना ही मिलेगा आपको, लेकिन अलग अलग जगह से देखने पर कहीं से वो बॉडी चलती हुई दिखाई पड़ रही है और कहीं से वो बॉडी रुकी हुई दिखाई पड़ती है, स्टेशनरी बॉडी दिखाई पड़ती है। इसलिए हम कहते हैं कि वर्क
डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम से होता है। और अब धीरे धीरे आपको ये समझ आने लगेगा कि मैकेनिक्स में फ्रेम की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों दी जाती है, क्योंकि जो कुछ आप पढ़ते हो वो फ्रेम पे डिपेंड कर रहे हैं। फ्रेम का मतलब आप देख कहाँ से रहे हो, एंड मैकेनिक्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन कहा गया है कि आपको जो दिखेगा वही तो आप बोलोगे। इसी कंसेप्ट के ऊपर अगला क्वेश्चन देखो। देखिए 5 kg सेम कंसेप्ट के ऊपर है। 5 kg ब्लॉक इज केप्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म एट रेस्ट। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पहले ड्रॉ करते हैं, तब तक आप क्वेश्चन को रीड करो। चलिए, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म एट रेस्ट। एट रेस्ट, एक एक लाइन एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। आप में से कई सारे लोग पूछते हो कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं होते, तो आपसे क्वेश्चन इसलिए नहीं होता ना, कभी कभी आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन बहुत जल्दी पढ़ते हो, बहुत फास्ट पढ़ते हो, इतना फास्ट क्वेश्चन रीड करते हो, पता नहीं आपको कौन सी ट्रेन छूट रही है, आपकी कौन सी फ्लाइट मिस हो रही है, कहाँ जाना है तुम्हें पता नहीं। तो 5 kg का ब्लॉक उस पर रेस्ट पे, ठीक है। टाइम t इक्वल टू 0 द प्लेटफॉर्म स्टार्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसको राइट साइड मूव कर रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है आपको 0.2 एंड द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स्ड विद द ग्राउंड इन 10 सेकंड्स। चलिए, तो सबसे पहले तो आप ये बताओ, हमको निकालना है वर्क डन। ठीक है, द वर्क डन निकालना है। अब वर्क निकालने के लिए आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू चाहिए। वर्क तभी आएगा जब फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी। तो आंसर -500 जूल आ रहा है सर। देख लो बच्चा, चारों ऑप्शन से मुझे नहीं पता कितना आंसर आने वाला है। चलिए आप माइनस देखिए क्या करेंगे ना, सुनो, -500 बता आ रहा है तो अच्छे हो सकता आ रहा हो, मैं आंसर बिल्कुल याद नहीं करता। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे ना, इसमें फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे। कौन सा फ्रेम यूज करें फ्रिक्शन को निकालने के लिए, ग्राउंड फ्रेम यूज करें या प्लेटफॉर्म का फ्रेम यूज करें? तो ग्राउंड फ्रेम सर। फिर गलत कर रहे हो। मैं पिछले न्यूटन लॉ में ये बात कई बार तुमसे कह चुका हूं कि जब कोई चीज किसी के साथ कैरी की जा रही हो तो हमेशा कैरियर को फ्रेम लो। कैरियर के फ्रेम को हमेशा कंसिडर करते हैं। हाँ, तो बच्चा क्यों भूल जाते हो? तो प्लेटफॉर्म क्या कैरियर नहीं है ब्लॉक का? यस सर। यस तो आप गाइडलाइंस नहीं फॉलो करोगे तो फंसोगे। जो आपसे कहा जा रहा है वो करो ना। तो प्लेटफॉर्म के फ्रेम में जाओ और इस मास पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो इस मास पर जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसके ऊपर एक इसका वेट आएगा mg, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्योंकि आप जो कैरियर है वो एक्सेलरेट कर रहा है तो स्यूडो फोर्स दिखाओगे। आप गाइडलाइंस फॉलो करते रहो यार, हम लोग बहुत एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहे हैं। और स्यूडो फोर्स जो दिखाएंगे वो मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय उस कैरियर का एक्सेलरेशन, जो कैरियर है उसकी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये स्यूडो फोर्स। इससे ये क्लियर हो जाता है कि फ्रिक्शन फॉरवर्ड साइड पर आएगा। स्यूडो फोर्स की वजह से 5 किलोग्राम की बॉडी लेफ्ट जाना चाहती है तो उस स्यूडो फोर्स को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फॉरवर्ड आएगा। फ्रेम ऑफ कैरियर हमेशा आपके लिए कन्वीनियंट होगा। और शायद तुम लोगों ने मेरे स्टेटमेंट को सुनते ही नहीं हो या लिखते नहीं हो। मैंने पीछे अभी तुमसे क्या कहा कि तुमको कोई फोर्स कैलकुलेट करना है तो फ्रेम कोई भी चूज कर लो, फोर्स की वैल्यू नहीं बदलती कभी। आप कैरियर के फ्रेम से फ्रिक्शन निकालो चाहे ग्राउंड के फ्रेम से फ्रिक्शन निकालो, फ्रिक्शन उतना ही आएगा। लेकिन फ्रेम ऑफ कैरियर हमें कन्वीनियंट पड़ता है, आसान पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कितना? देखिए कैरियर के फ्रेम में, ये जो कैरियर है मतलब प्लेटफॉर्म, उसकी फ्रेम में ब्लॉक पर 5 न्यूटन का स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। अब देखना ये है कि क्या ये फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्या स्यूडो फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा है या फ्रिक्शन से कम है, ये चेक करना पड़ेगा। और उसके लिए आप फ्रिक्शन की लिमिट चेक करोगे। तो फ्रिक्शन की लिमिट चेक करें, यानी एफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वो चेक कर लेते हैं, म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के थ्रू। म्यू यहाँ 0.2 है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 5 किलोग्राम बॉडी का 50 होगा, 0.2 इंटू 50 10 न्यूटन। तो इसका मतलब इनसफिशिएंट स्यूडो फोर्स हुआ, स्लिप नहीं करेगा। हाँ जी। तो इनसफिशिएंट स्यूडो फोर्स का मतलब ये हुआ कि ये ब्लॉक प्लेटफॉर्म के रिलेटिवली मोशन नहीं कर पाएगा।
प्लेटफॉर्म के रिलेटिवली मोशन करेगा ही नहीं है। आ रही बात समझ में? यस यस और फ्रिक्शन कितना लगाओगे? फ्रिक्शन, क्योंकि ये सेल्फ एडजस्टेबल होता है, ध्यान दीजिएगा। तो फ्रिक्शन तो की 5 न्यूटन लगेगा लगेगा 5 डायरेक्शन में। न्यूटन। हाँ, तो फ्रिक्शन आ गया 5 न्यूटन। अब आपको ये पता लगा फोर्स आ गया। देखो, वर्क निकालने के लिए फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए और एंगल चाहिए, तो फोर्स आ गया। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है ग्राउंड के फ्रेम से। डिस्प्लेसमेंट निकालना है ग्राउंड फ्रेम से, क्वेश्चन के हिसाब से, मैं अपने हिसाब से नहीं कह रहा हूं। तो ये बताओ, ये तो साबित हो गया कि इनसफिशिएंट स्यूडो फोर्स है, इसका मतलब 5 किलोग्राम प्लेटफॉर्म के ऊपर स्लिप नहीं कर पाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म। तो अगर इसका मतलब अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो वो ब्लॉक कितनी एक्सेलरेशन पे दिखेगा? अगर ये ब्लॉक प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे पीछे नहीं हो रहा, लेकिन 1 मीटर पर 1 सेकंड मीटर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट हाफ AT स्क्वायर से निकालेंगे, हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, और टी यहाँ 10 सेकंड है, तो 100 यानी कि 50। सर मेरा आंसर गलत आ रहा है सर, -500। जी, अब आएगा वर्क। अब आप वर्क देखो कितना आएगा। -250। 250, वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव, ये भी देखना है। तो देखिए, हाँ, पॉजिटिव आएगा सर, फ्रिक्शन पॉजिटिव। सेम डायरेक्शन में फ्रिक्शन और जी। डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो सारे एग्जांपल बड़े कंसेप्चुअल हैं। इसका मतलब ये भी मिसकंसेप्शन है कि फ्रिक्शन का वर्क हमेशा नेगेटिव आता है। कई लोगों के दिमाग में ये सब चीजें भरी पड़ी हैं कि फ्रिक्शन का वर्क माइनस में चलता है, और ये सामने इलस्ट्रेशन है जहां पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। तो इसी से आपके ना 1 मार्क वाले क्वेश्चन, 2 मार्क वाले क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। दैट इज इट नेसेसरी दैट वर्क बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव? नो, इट कैन बी पॉजिटिव। मतलब फ्रिक्शन की इमेज इतनी खराब बन चुकी है कि हर आदमी उसके बारे में हमेशा गलत ही सोचता है। आदमी फ्रिक्शन को इतना गलत सोचता है, इतना गंदा सोचता है उसके बारे में। इसीलिए एक टॉपिक आपको पढ़ाया था कि फ्रिक्शन इज नाइस फॉर वॉकिंग एंड ड्राइविंग, वहां पर वो बहुत अच्छी चीज है। और दूसरा यहाँ पर उसको लेकर के जो इमेज बनाई हुई है कि यार ये, उसको पता नहीं कि नेगेटिव कैरेक्टर की इमेज बनी हुई है उसकी। फ्रिक्शन, हाँ, मतलब नेगेटिव कैरेक्टर मानते हैं कि फ्रिक्शन मतलब गंदी चीज। सो समझिए इस पॉइंट को, यानी वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव भी आ सकता है। इसका मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में आपसे कह रहे, देखो, अच्छा एक मिनट और पीछे वापस आते हैं जरा। अगर आपके क्वेश्चन में ये होता है, इसी क्वेश्चन में, इन द सेम क्वेश्चन, मान लो ये होता है कि वर्क बाय द फ्रिक्शन इन प्लेटफॉर्म फ्रेम, अगर पूछते हैं आपसे कि प्लेटफॉर्म के फ्रेम में फ्रिक्शन ने क्या वर्क किया, क्या बोलोगे? 0 डिस्प्लेसमेंट जीरो है। कोई डिस्प्लेसमेंट इन्होंने, तो 2 पॉइंट्स अभी आपको समझ में आ गए कि वर्क फ्रेम टू फ्रेम चेंज हो सकता है। किसी एक जगह से वर्क पॉजिटिव आएगा तो वही वर्क, उसी फोर्स का वर्क किसी और फ्रेम में जाने पर माइनस में भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। और दूसरा, फ्रिक्शन का वर्क हमेशा नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.02 रहा होता तब क्या करते? 0.02 रहा होता अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में 0.2 था, अगर 0.2 की जगह 0.02 होता वो, तो 1 न्यूटन का बस मैक्सिमम फ्रिक्शन लग पाता। जी। तो अब देखिए, अब क्या होता है ना, समझना है थोड़ा सा इसको। इस पॉइंट को यहाँ पर भी समझना पड़ेगा आपको कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसमें फोर्सेस क्या क्या दिखाओगे, ये बताओ। फोर्सेस अब क्या क्या दिखाएं इसमें? तो mg हम एक बार फिर फ्रेम उसका प्लेटफॉर्म का ही लेंगे, जो कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है। तो mg नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाएंगे। स्यूडो फोर्स फिर दिखाओगे आप यहाँ पर वापस, स्यूडो, और स्यूडो फोर्स यहाँ पर फ्रिक्शन आल्सो 5 न्यूटन प्लस फ्रिक्शन आ रहा है। लेकिन इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है अब 0.02 इंटू नॉर्मल, ये 1 न्यूटन आ रहा है। तो इसका मतलब अब की बार इनसफिशिएंट फ्रिक्शन है। पिछली बार स्यूडो इनसफिशिएंट था,
अभी फ्रिक्शन इनसफिशिएंट हो गया, सीडो उससे ज्यादा है। तो इनसफिशिएंट फ्रिक्शन का मतलब होता है कि स्लाइडिंग होगी। दैट मीन्स कि बॉक्स विल स्लाइड ऑन द प्लेटफॉर्म। होगा ये क्लियर हो रहा है आपको कि बॉक्स प्लेटफॉर्म पे स्लाइड कर जाएगा? Yes, sir. और फ्रिक्शन फ्रिक्शन 1 न्यूटन से ज्यादा लग ही नहीं सकता, तो फ्रिक्शन को हम 1 न्यूटन लेंगे, तो फोर्स तो आ गया। अब आप डिस्प्लेसमेंट लाओगे, तो आपको निकालना है वर्क बाय द फ्रिक्शन फोर्स इन फ्रेम ऑफ, क्वेश्चन के हिसाब से चलते रहिए, इन फ्रेम ऑफ ग्राउंड। तो ये कैसे निकालेंगे? फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन फ्रेम ऑफ ग्राउंड, फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इन फ्रेम ऑफ ग्राउंड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा अलग से। तो फ्रिक्शन तो कैलकुलेट हो गया, 1 न्यूटन आएगा। डिस्प्लेसमेंट इन द फ्रेम ऑफ ग्राउंड निकालने के लिए आपको चाहिए हाफ एक्सेलरेशन इन फ्रेम ऑफ ग्राउंड मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर से, एंड देन कॉस ऑफ थीटा। अब आते हैं, तो अब मेरे को क्या क्या चाहिए इसके अंदर सॉल्व करने के लिए, अपने आंसर को लाने के लिए? 1 न्यूटन तो आ गया, चलो हाफ भी आ गया, टी स्क्वायर भी हो गया, 10 सेकेंड है तो 100 हो जाएगा, और कॉस ऑफ थीटा भी आ जाएगा बिकॉज 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि फ्रिक्शन फॉरवर्ड है। एक्सेलरेशन इन फ्रेम ऑफ ग्राउंड कैसे आएगा? तो एक्सेलरेशन इन फ्रेम ऑफ ग्राउंड लाने के लिए आप न्यूटन लॉ हेल्प करोगे। एक्सेलरेशन इन द फ्रेम ऑफ ग्राउंड निकालने के लिए आपको फोर्स चाहिए। भाई आप ये निकालना चाहते हो एक्सेलरेशन इन ग्राउंड फ्रेम, तो एक्सेलरेशन इन ग्राउंड फ्रेम के लिए आपको क्या करना है? फोर्स इन ग्राउंड फ्रेम डिवाइडेड बाय मास कर दीजिए, फोर्स अपॉन मास, ऐसे ही आएगा एक्सेलरेशन। तो ग्राउंड फ्रेम से इस ब्लॉक के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा अगर हम ग्राउंड फ्रेम यूज कर रहे हैं? तो क्या तब भी Friction. क्या हाँ फ्रिक्शन। क्या तब भी स्यूडो फोर्स लगाएंगे? नो सर, No, sir. इनर्शियल फ्रेम है ग्राउंड का। तो स्यूडो फोर्स चॉइस था ना मेरा, स्यूडो फोर्स को रियल फोर्स तो है नहीं कि हमेशा लगाना है आपको। तो जब आपको एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ ग्राउंड से चाहिए, तो आपको ग्राउंड से जो फोर्स लगेगी वो देखेंगे। ग्राउंड से स्यूडो फोर्स को कंसीडर नहीं किया जाता है, तो ग्राउंड से सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा जिसकी वैल्यू 1 न्यूटन की है। तो 1 न्यूटन का फोर्स और डिवाइडेड बाय मास ऑफ दिस बॉडी 5 किलोग्राम, 5 ही है ना, हाँ, और इतना करके अब इसका जो आंसर आ जाए आपका क्या बनेगा आंसर इसके हिसाब से? प्लस 10 10. बन रहा है, टेन प्लस 10। प्लस इसको ध्यान से करना, ये क्वेश्चंस ना आज जो एग्जांपल्स मैंने लाए हैं आपके लिए बड़े ही कंसेप्चुअल एग्जांपल हैं। मतलब इनसे ये आपको बेनिफिट होगा कि जो गलतियां होने वाले पॉइंट्स है, जो मिस्टेक वाले पॉइंट है, वो तो आप इन्हीं एग्जांपल्स में इंप्रूव कर जाओगे। प्लस पिछला चैप्टर भी रिवाइज होता जाएगा एग्जांपल्स में। एक और एग्जांपल है इसी से, एक और एग्जांपल सिमिलर। देखिए, ऑब्जर्वर एंड द व्हीकल बोथ स्टार्ट मूविंग टुगेदर फ्रॉम रेस्ट विद द एक्सेलरेशन 5 and 2। ठीक है, पढ़ लो आप क्वेश्चन एक बार जल्दी से, फिर देखो कैसे करना है इसको। देखो पढ़ लिया आपने? ओके भाई, क्वेश्चन पढ़ लिया, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे भाई। यस सर। यस सर। ओके ठीक है, फिर से वही पूछे, फाइंड द क्वेश्चन तो वही पूछा, फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द 2 किलोग्राम ब्लॉक एज ऑब्जर्व्ड बाय द रनिंग ऑब्जर्वर। तो देखो चाहिए क्या, वर्क निकालना है, तो उसके 3 बातें चाहिए आपको, फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट और एंगल। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये 2 किलोग्राम की बॉडी है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। 2 किलोग्राम की बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए एक बात बताओ, फ्रिक्शन निकालने के लिए क्या जरूरी है कि हम उस पर्सन का फ्रेम ले? फ्रिक्शन निकालने के लिए
या फ्रिक्शन हम नो किसी सर, किसी भी फ्रेम नो में सर, नो दिखाते हैं। सर, सर सारे जरूरी नहीं है सर, फ्रेम्स में तो सेम हर फ्रेम आएगा। में फोर्स सेम है। फोर्स सेम ही रहेगा। तो यही रियल फोर्स है सर। हाँ, तो यहीं पर आप कंफ्यूज करते हो और यहीं से आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कि यार क्वेश्चन में तो ये कहा गया है, तो हम उसको क्यों नहीं लगा रहे। तो मेरा लॉजिक सुनिएगा, हम क्यों नहीं लगा रहे। हमको फ्रिक्शन फोर्स निकालने से मतलब है, चाहे कहीं से निकालूं मैं, कहीं से भी फ्रिक्शन फोर्स निकालूं, उससे क्या मतलब है कौन सा फ्रेम लगा रहे हो। तो हम ट्रॉली के फ्रेम में जा रहे हैं, हम ट्रॉली की फ्रेम में जाकर के इसे 2 किलोग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो 20 न्यूटन का फोर्स इधर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर 20 नॉर्मल। इसके अलावा आप क्या क्या दिखाओगे, ट्रॉली 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रही है। पीछे स्यूडो लगेगी। फोर्स। हाँ, ये मेरा उसी कंसेप्ट के ऊपर है कि हम हमेशा कैरियर का फ्रेम चूज करते हैं। फोर्स निकालने के लिए कैरियर का फ्रेम लीजिए आप। तो स्यूडो फोर्स लगा दो आप इसमें। अब जब स्यूडो फोर्स लगाएंगे तो स्यूडो फोर्स की वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर मास इनटू एक्सेलरेशन के हिसाब से। 2 किलोग्राम का बॉडी और कैरियर 2 है, तो 4 न्यूटन का स्यूडो फोर्स। अब हमको देखना ये है कि ये सफिशिएंट स्यूडो है या इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट है, देख लो फ्रिक्शन लगेगा राइट साइड डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की 6 आ रही है सर। 0.3 नॉर्मल 6 न्यूटन। इसका मतलब सफिशिएंट फ्रिक्शन हो गया आपका, यानी कि स्यूडो इनसफिशिएंट हो गया। ठीक है, जब सफिशिएंट फ्रिक्शन हो जाता है तो फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होकर के स्यूडो के बराबर आएगा। इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू 4 न्यूटन के बराबर। 4 न्यूटन। चलिए फ्रिक्शन आ गया, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, डिस्प्लेसमेंट फाइंड द वर्क बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द 2 किलोग्राम ब्लॉक एज ऑब्जर्व्ड बाय द रनिंग ऑब्जर्वर। तो अब आपको वर्क निकालना किसके फ्रेम में है, तो एज ऑब्जर्व्ड बाय द रनिंग ऑब्जर्वर, एज ऑब्जर्व्ड बाय द रनिंग ऑब्जर्वर। तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है इन फ्रेम ऑफ रनिंग ऑब्जर्वर। सर एक्सेलरेशन भी रिलेटिव हो जाएगा। हाँ, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, हाफ एक्सेलरेशन निकालेंगे, वो भी इसी फ्रेम में, इन फ्रेम ऑफ रनिंग ऑब्जर्वर। आरओ लिख दे रहा हूँ, रनिंग ऑब्जर्वर इंटू टी स्क्वायर। अब रनिंग ऑब्जर्वर के फ्रेम में, जो हमारा रनिंग ऑब्जर्वर होगा उसकी फ्रेम में फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, फ्री बॉडी डायग्राम इन फ्रेम ऑफ रनिंग ऑब्जर्वर। क्या लगाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम इन द फ्रेम ऑफ रनिंग ऑब्जर्वर। तो एक बार वापस आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। चेकलिस्ट आप रखिएगा जो पहले थी, आज मेरे पास है नहीं इसलिए मैं दिखाऊंगा नहीं। चेकलिस्ट में आपसे सबसे पहले ये कहा गया था कि रियल फोर्स तो आप दिखाओगे ही दिखाओगे, mg दिखाओगे, नॉर्मल दिखाओगे, रियल फोर्स आपको दिखाना ही पड़ेगा। रियल फोर्स के बारे में उस चेकलिस्ट में एक बात मैंने और भी कही थी कि रियल फोर्सेस किसी भी फ्रेम में चले जाओगे सेम ही रहेंगे, टू बी कंसीडर्ड इन एवरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। mg नॉर्मल के अलावा और कौन सा रियल फोर्स है यहाँ पर, mg नॉर्मल के अलावा कौन सा रियल फोर्स फ्रिक्शन है सर। तो फ्रिक्शन लगेगा, उतना ही फॉरवर्ड ही लगेगा, और इसकी वैल्यू भी 4 न्यूटन होगी। देखिए वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कैरियर का फ्रेम लिया था क्योंकि उससे आसान पड़ता है। फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए आप कैरियर का फ्रेम चूज कर रहे थे, वो आसान पड़ता है। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट तो हमारी मजबूरी है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि आपको रनिंग पर्सन के हिसाब से चलना है। तो ये 3 रियल फोर्स हो गए, ये तीनों हमारे रियल फोर्स हो गए। अब आते हैं स्यूडो फोर्स के ऊपर, क्योंकि जो रनिंग ऑब्जर्वर है वो भी एक्सेलरेट हो रहा है। जो रनिंग ऑब्जर्वर है वो खुद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है यहाँ पर। तो इस रनिंग ऑब्जर्वर की नजर में इस 2 किलोग्राम के बॉडी पर स्यूडो फोर्स लगेगा, और किधर की तरफ लगेगा, राइट साइड। स्यूडो फोर्स यार हमेशा ऑब्जर्वर नहीं के सर, लेफ्ट लेफ्ट लगेगा लगेगा सर। -3 लगेगा। का एक्सेलरेशन आएगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्यूडो लग जाएगा। हाँ, नहीं स्यूडो बैकवर्ड होगा, स्यूडो हमेशा ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन के अपोजिट दिखाते हो। तो ये रनिंग ऑब्जर्वर राइट साइड एक्सेलरेट होकर हो रहा है, तो इसकी नजर में दुनिया की हर बॉडी के ऊपर लेफ्ट साइड स्यूडो फोर्स लगेगा। तो ये उस 2 किलोग्राम बॉडी पर, और स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आप लोग, जिस बॉडी पर आपकी नजर पड़ गई है उसका मास 2 किलोग्राम, और जिसने नजर डाली है मतलब जो ऑब्जर्वर है उसकी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 न्यूटन का स्यूडो फोर्स। 10 न्यूटन की स्यूडो फोर्स और 4 न्यूटन का फ्रिक्शन, ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर। सर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा भैया मेरे, हम देखो
क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हम थ्योरी पे चलते हैं ना यार। थ्योरी में सबसे पहली बात आपसे क्या कही गई है कि स्यूडो फोर्स निकालने के लिए आप m इंटू ए होता है। देखो फिर वही कंफ्यूजन हो रहा है। स्यूडो फोर्स के लिए जब आप मास इंटू एक्सेलरेशन कहते हो तो आपको सिंबल्स में क्या मतलब बताया गया था? आप याद करके बताओ मुझे। स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड एक्चुअल में तो ये लिखा था मैंने, -m इंटू ए लिखा था मैंने, ए ऑब्जर्वर। तो हमेशा ये लिखा है मास ऑब्जेक्ट का और एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का। तो 2 किलोग्राम ऑब्जेक्ट का मास और ऑब्जर्वर ये 5 है। 3 इसमें 3 वाला फिगर कहाँ से आ रहा है? 3 आप उसको रिलेटिव देख रहे हो? रिलेटेड एक्सेशन की बात करते हैं। तो क्यों करें हम? मतलब पॉइंट होना चाहिए ना, कोई क्यों करे? जब हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस बने हैं, जो गाइडलाइंस बनी हुई है हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने की, उसमें इसकी कहीं बात ही नहीं की गई है। स्यूडो फोर्स के बारे में क्लियरली है कि आदमी जो भाग रहा है उसकी एक्सेलरेशन चाहिए आपको। भाई सो फ्री बॉडी डायग्राम इन द फ्रेम ऑफ रनिंग ऑब्जर्वर बना लिया। अब आते हैं, जब फ्री बॉडी डायग्राम बन गया तो इससे साफ दिख रहा है कि बॉडी का एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड होगा। और बॉडी का लेफ्ट साइड एक्सेलरेशन कितना होगा ये देख लो आप। बॉडी की लेफ्ट साइड एक्सेलरेशन क्या बनेगी? क्योंकि लेफ्ट साइड 10 न्यूटन है और राइट साइड 4 न्यूटन है, तो नेट फोर्स इसका लेफ्ट साइड डायरेक्शन में आया। नेट फोर्स लेफ्ट साइड डायरेक्शन में 6 न्यूटन की आई। नेट फोर्स लेफ्ट साइड डायरेक्शन में 6 न्यूटन की आई और 2 किलोग्राम इस बॉडी का मास है। तो 2 किलोग्राम की बॉडी के मास के ऊपर 6 न्यूटन का अगर एक नेट फोर्स है तो इसका एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड डायरेक्शन में जाएगा, इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो इसका कोई एंड नहीं होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ। अगर आप ये सोचोगे ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं होने का कोई आंसर ही नहीं है। क्योंकि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, इसके तो आप इनफाइनाइट तरीके ढूंढ लोगे। क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो एक ही है, आपको वही फॉलो करना है। सर हाँ सर इसमें जब एफबीडी नहीं बनाया था और रिलेटिव यूज कर रहे थे तो भी लेफ्ट में 3 आ रहा था। नहीं तो देखिए वो तो इसलिए आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक ट्रॉली के अंदर कोई मोशन नहीं कर रहा ना, तो ये ट्रॉली के साथ चल रहा है। यस सर। इसीलिए ब्लॉक की एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह सकते हो। ब्लॉक मतलब आप डायरेक्ट ये कह सकते थे डायरेक्टली कि ब्लॉक भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे चल रहा है, क्योंकि ट्रॉली उस ब्लॉक को कैरी कर रहा है और ब्लॉक ट्रॉली के अंदर कुछ आगे पीछे तो मूव कर नहीं रहा। अगर सर करता तो फिर एफबीडी का यूज हाँ करना जी पड़ता। बिल्कुल करना पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा वो वाली अप्रोच देता हूँ जो अप्रोच जनरलाइज हो। सही तरीका फ्री बॉडी डायग्राम का ही है। तो अब आपका आंसर इसके बाद आएगा। भाई देखो अब आंसर पे आओ, फाइनली आंसर क्या आएगा इसमें। तो फाइनली आंसर देखो क्या क्या आएगा ना। वर्क निकालना था तो वर्क आएगा, उसके लिए फोर्स चाहिए था तो फोर्स 4 न्यूटन का आ गया। डिस्प्लेसमेंट चाहिए हाफ, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर 2 सेकंड्स की बात की गई है 4। लेकिन ये जो 4 न्यूटन का फ्रिक्शन है ये फॉरवर्ड आ रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट बैकवर्ड आ रही है, नेगेटिव 1। तो cos 180 भी लगाओगे यहाँ पर, ये आएगा इसका आंसर। कहीं लिख लिया करो यार आप लोग, जो जितने इतना बता रहा हूँ आपको, लगातार मैं लेक्चर्स में क्वेश्चन सॉल्विंग टिप्स दे रहा हूँ, लगातार मैं आपको इसके ऊपर कह रहा हूँ कि स्मॉल नोट्स बनाया करो, स्मॉल नोट्स को रिवाइज करते रहा करो बार बार। सर इसमें एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड क्यों आ रहा है सर? थोड़ा सा बता दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गए थे। फोर्सेस से आ रहा है बच्चा, फ्री बॉडी डायग्राम से आ रहा है। देखो एक्सेलरेशन कोई भी क्यों आएगा ये हमसे ना पूछिए आप। कहने का मतलब है कि एक बॉडी में कितनी एक्सेलरेशन आएगी ये मैथ से नहीं निकलेगा, ये निकलेगा न्यूटन लॉ से। न्यूटन लॉ कहता है कि आप उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। फ्री बॉडी डायग्राम में आपको जो जो फोर्सेस कंसीडर करनी है वो कर लो, रियल फोर्स कर लो, जरूरत पड़े तो स्यूडो फोर्स कंसीडर कर लो। और फ्री बॉडी डायग्राम में जितनी फोर्सेस आपके पास आई हैं उनमें देख लो कि रिजल्टेंट फोर्स क्या बन रहा है, रिजल्टेंट फोर्स को मास से डिवाइड कर दो, उससे 3 आएगा। मतलब ये तो एक्सेलरेशन तो लॉ के हिसाब से चलता है, मैथ के हिसाब से नहीं चलता। तो हमने रियल फोर्स में नॉर्मल दिखाया, mg दिखाया, फ्रिक्शन दिखाया, और क्योंकि पर्सन एक्सेलरेट हो रहा था
तो पर्सन हमारे लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम है, उसके हिसाब से 2 किलोग्राम पर लेफ्ट साइड स्यूडो फोर्स, लेफ्ट हाँ सर साइड समझ गए सर, समझ गए सर। नेट फोर्स बाय मास से एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन और फोर्सेस के लिए आपको न्यूटन लॉ फॉलो करना है, वैसे ध्यान रखिए। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए और फोर्स कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन लॉ। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्वेश्चन देख लेना कि कौन सा कहां से वर्क निकालने की बात की जा रही है, वहां का डिस्प्लेसमेंट ले आएंगे और बाकी एफएस कॉस थीटा को यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये जो 3 एग्जांपल्स है ना, ये तीनों कंसेप्चुअल एग्जांपल है। दो रीजंस की वजह से कंसेप्चुअल है, ये 2 रीजंस की वजह से कंसेप्चुअल एग्जांपल है। एक तो फ्रिक्शन का कंसेप्ट है इसमें, इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। दूसरा काइनेमेटिक्स भी लग रही है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ता है। और तीसरा वर्क। तो तीनों चैप्टर के छोटे छोटे पॉइंट्स यूज किए गए हैं, इन वजह से ये तीनों एग्जाम्पल्स हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एंड ट्रस्ट करो, अगर ये तीनों एग्जाम्पल एग्जाम्स में अगर डायरेक्ट देते ना, आपको क्विज में दे देते, अगर अभी आपको टेस्ट करवा के ये तीनों क्वेश्चन टेस्ट में डालते, अगर गारंटीड गलत होते, क्योंकि आप तो रट करके बैठे हो एफएस कॉस थीटा, उसके बियॉन्ड कुछ आता ही नहीं हमें। एक और है, लास्ट क्वेश्चन देखो इसका। इसमें लिफ्ट के अंदर एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कोई ब्लॉक रखा गया है। लिफ्ट, उसके अंदर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो लिफ्ट की एक वेलोसिटी है, लेकिन इस बार ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। इसके अंदर एक मास m रखा है, थीटा एंगल पर ये इंक्लाइंड प्लेन है और फ्रिक्शन है यहाँ पर और वो भी सफिशिएंट फ्रिक्शन है। क्या मतलब हुआ सफिशिएंट फ्रिक्शन का? कि स्लिप नहीं कर रहा है ब्लॉक, ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। ठीक, अब आपको निकालना है वर्क बाय, पहली चीज mg, सेकंड नॉर्मल और तीसरा फ्रिक्शन फोर्स। इन 3 फोर्सेस से क्या वर्क होगा ड्यूरिंग स्मॉल t सेकंड्स, कितना होगा t सेकंड्स के अंदर। mg ने क्या वर्क किया, नॉर्मल ने क्या वर्क किया, फ्रिक्शन ने क्या वर्क किया। ठीक है, इन आपको एक बताना है, मतलब मैं यहाँ पर एक कॉलम बना दे रहा हूँ, उस कॉलम के हिसाब से बताइएगा। इन एक आपको ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से बताना है इसका आंसर, और एक आपको लिफ्ट के फ्रेम से बताना है। तो इन ग्राउंड फ्रेम एंड इन द लिफ्ट फ्रेम, ये फाइनल कंक्लूडिंग पॉइंट है। अभी क्या क्या आंसर आएगा बताओ। तो फ्री बॉडी डायग्राम्स बना लो आप। फ्री बॉडी डायग्राम्स ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से चलते हैं या लिफ्ट के हिसाब से, मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्या क्या फर्क पड़ेगा। ग्राउंड फ्रेम से फोर्सेस क्या क्या दिखाओगे, mg, नॉर्मल और एक फ्रिक्शन फोर्स, ये 3 फोर्सेस दिखाएंगे। mg, नॉर्मल, फ्रिक्शन, ये 3 फोर्सेस। लिफ्ट के फ्रेम से जाएंगे तो, और ये तीनों रियल फोर्सेस से ध्यान रखने वाले, तो ये तीनों आपको यहाँ भी दिखाने पड़ेंगे। mg यहाँ भी दिखाओगे, नॉर्मल यहाँ भी दिखाओगे, फ्रिक्शन भी दिखाओगे, ये सब रियल फोर्स है। और कौन सा नया फोर्स दिखा दे यहाँ पर? सर लिफ्ट में स्यूडो। सो काफी है। लेकिन स्यूडो क्यों? हाँ, लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी पर है। लिफ्ट इस बार लिफ्ट कैरियर है। हाँ जी, लिफ्ट कैरियर है, लेकिन कैरियर में कोई एक्सेलरेशन नहीं है आपका। यस सर, तो ma 0 हो जाएगा। हाँ, तो इसमें कोई स्यूडो फोर्स नहीं है। मतलब ये सब कुछ ऐसी बातें हैं ना कि जबरदस्ती क्यों कंसेप्ट कि भाई लिफ्ट का मतलब स्यूडो, मतलब ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है भाई, वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहा है, कोई जरूरत नहीं स्यूडो फोर्स की। स्यूडो फोर्स तब आता है जब लिफ्ट में एक्सेलरेशन हो, यानी कि फोर्सेस दोनों तरफ एक जैसे हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट्स में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट्स में अगर बात करें तो लिफ्ट के फ्रेम में तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, कहीं कुछ नहीं है। तो इसका मतलब कोई भी फोर्स वर्क नहीं करेगा। नॉर्मल का भी वर्क 0 आएगा, फ्रिक्शन का भी वर्क 0 आएगा, mg का भी वर्क 0 आएगा, क्योंकि डिस्प्ले से नहीं हो रहा ना सफिशिएंट फ्रिक्शन। मतलब अगर आप लिफ्ट के अंदर हैं तो वो ब्लॉक जहां है वहीं दिखेगा आपको, वो ना आपकी तरफ आएगा ना आपसे दूर जाएगा, कोई डिस्प्लेसमेंट उसमें कोई मोशन ही नहीं हो रहा है। लेकिन उसी का वर्क अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें, वर्क बाय नॉर्मल मान लो यहाँ निकालना चाहें, तो यहाँ पर वर्क आएगा। अब यहाँ पर क्या वर्क आएगा देखो, नॉर्मल की वैल्यू चाहिए होगी,
फिलहाल तो उसको हम बाद में लिख लेंगे n मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, अगर हम ग्राउंड से देखेंगे, मान लो जमीन से देखें, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। हाँ वर्टिकल अपवर्ड्स। जी, तो क्योंकि जब लिफ्ट के अंदर कोई मोशन नहीं है तो जहां लिफ्ट जा रही है वहां ब्लॉक भी जाएगा, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ब्लॉक भी ऊपर जाएगा, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, और वो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसमें कोई हाफ एटी स्क्वायर की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू v इंटू टी, सिंपल सा। अब आपको ये एंगल चाहिए कि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल है थीटा। है ना। अब ये देख लेंगे, जो भी होगा ये मैथ का पार्ट हो जाएगा फिर से एक बार, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है, तो n इंटू कैपिटल S इंटू कॉस थीटा, मेरे ख्याल से सही बोल रहा है, ये थीटा ही आएगा सर। फिर आप फ्रिक्शन का वर्क निकालोगे तो फ्रिक्शन के लिए चाहिए आपको फ्रिक्शन की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर भी v इंटू टी लेंगे, सेम डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अब आप फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देखोगे, साइन थीटा, हाँ मतलब cos 90 माइनस थीटा, बाद में वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। जी। फिर mg का वर्क निकालोगे तो mg इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फिर वो एक दूसरे के अपोजिट है तो यहाँ पर cos 180 डिग्री। अब नॉर्मल की क्या वैल्यू होगी और फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होगी, नॉर्मल और फ्रिक्शन निकालना होता है, तो नॉर्मल और फ्रिक्शन को निकालने के लिए नॉर्मल फ्रिक्शन निकालने के लिए mg को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दो, तो नॉर्मल की वैल्यू बन जाएगी नॉर्मल mg cos थीटा बनेगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, एंड फ्रिक्शन mg इंटू साइन थीटा, क्योंकि म्यू इंटू एन नहीं लगाएंगे, म्यू इंटू एन नहीं लगाओगे, ध्यान देना स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, तो कोई मूवमेंट नहीं है ना लिफ्ट के हाँ, अंदर, इसलिए लिफ्ट के अंदर उस मास का कोई मूवमेंट नहीं है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, म्यू इंटू एन से फ्रिक्शन नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। यस सर। फोर्स बैलेंस करोगे, फोर्स क्यों बैलेंस कर रहे हो, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, न्यूटन लॉ के हिसाब से जब कोई एक्सेलरेशन ना हो तो सारे फोर्स बैलेंस हो जाने चाहिए। यस सर। देखिए जितना ज्यादा लॉ पर स्टिक करोगे, लॉ को पढ़ लीजिए, लॉ जैसा कहता है वैसा करते जाओ, अपने आप चीजें सही होती चली जाएंगी, और जो स्टेप्स बता रहा हूं ना मैं, जितने भी हर एक चैप्टर में जितने भी स्टेप्स बता रहा हूं, बस आप स्टेप्स को क्यों, मतलब आप स्टेप को लेफ्ट राइट करते हो, ओवर स्टेपिंग कर लेते हो, या फिर आप जल्दीबाजी किस चीज की है आप लोग को भी, उस जल्दीबाजी का आप हमेशा टेस्ट पेपर में ये देखते हो इतने इतने क्वेश्चन गलत हो जाते हैं हमारे भाई, और फाइनल जेई के पेपर में तुम्हारे को इतना टाइम होगा ना, मैं बता रहा हूँ बहुत टाइम होता है, अभी अभी रिजल्ट कल आया है, 40% 45% स्कोर करने वाले बच्चे, 40% जिसका स्कोर आ रहा है उसकी भी 5000 रैंक आ जा रही है, 6000 रैंक, 396 का पेपर है, सोचो आप 396 के पेपर में जिसके 170 नंबर आए हैं, 396 में 170, उसकी भी 3500 रैंक है, तो जब पूरे ऑल इंडिया पर खाली 3-3.5 बच्चे ऐसे हैं जो कि मोर देन 50% स्कोर कर पाते हैं जेई के पेपर में, तो आप क्यों पागल हो रहे आ रहे हो। जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या हो रहा है कि आप शॉर्टकट ढूंढते हो, शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में क्या हो रहा है कि जो सीखते हो वो भी खराब हो जाता है, ना आप एक्चुअल लॉजिक लगा पाते हो, और ना जो ट्रिक्स इधर उधर किताबों से देखते हो, ना उधर के रहे ना इधर के रहे, ना तो क्वेश्चन में ट्रिक काम आई और ना ये जो बेसिक्स है यही काम आई, और ये दोनों का रीजन क्या है कि आपके ऊपर प्रेशर इस बात का है कि मुझे 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन करने हैं। अरे भाई क्यों करने हैं 25 आउट ऑफ 25, जिसकी रैंक 1 आई है उसका 352 स्कोर है, 352 आउट ऑफ 396, 90% स्कोर पे, वो 90% जिसको बोर्ड के एग्जाम्स में लोग बिल्कुल मतलब क्या बोले हैं, बिल्कुल मतलब बुरी नजर से देखते हो कि 90% वाला बच्चा ही है, बोर्ड में 90% वाले की कोई वैल्यू नहीं मानी जाती, तो 99-98% आते हैं लोगों के, मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 वाला 90% बुला रहा है? और वो भी वो जो ऑलरेडी एमआईटी में पढ़ रहे हैं, सोचो पहले से वो पढ़ रहा है एमआईटी के अंदर में। यस सर, वो कह रहा था रात को क्लासेस लेता था एमआईटी की, तो एमआईटी में पढ़ने का मतलब क्या हो रहा है, उसको वैसे ही वहां से अच्छा कंटेंट मिल रहा है। मैं एक बात कह रहा हूँ कि इतनी गाइडेंस होने के बाद भी वो 90% स्कोर कर पाया, इतना टॉप ब्रिलियंट बच्चा होने के बावजूद भी आईटी में, तो आप क्यों ऐसा प्रेशर बना रहे हो, आप इसके चक्कर में कर क्या रहे हो, आप लोग गलत ट्रैक सीख रहे हो,
बच्चा ज्यादा की जरूरत नहीं है, जितना करा जाए परफेक्ट होने की जरूरत है, क्वांटिटी की जरूरत नहीं है आपको। हम हर एक एग्जाम्पल करेंगे, जितने एग्जाम्पल करेंगे बेसिक से करेंगे। मैं हर एग्जाम्पल में ये वेरीफाई करूंगा कि मेरा कोई लॉ यूज किया गया हो, मैंने जो पढ़ा है थ्योरम यूज हुई हो, बस खत्म हो गया। अपने आप एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके क्वेश्चंस होने लगेंगे। तो कभी इस चीज का प्रेशर मत बनाइए। अभी भी आपके जो टेस्ट पेपर हो रहे हैं उन टेस्ट पेपरों में आपके नंबर्स खराब आ रहे हैं, ठीक है। और उसमें आधे से ज्यादा की प्रॉब्लम तो ये है कि आप उस टेस्ट पेपर के स्टार्ट होते ही आप एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाते हो, पहले से ही प्रेशर में आ जाते हो। क्या 75 क्वेश्चंस हैं। मैं इसलिए यहाँ पर इस टॉपिक को इसलिए बोल दिया यार कि हम लोग वर्क में और पीछे स्यूडो फोर्स में, और देखो अभी धीरे धीरे स्यूडो फोर्स में कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई यहाँ पर, ठीक है। जहां जहां चैप्टर आगे बढ़ते जा रहे हैं, पुराने चैप्टर के कंसेप्ट में आप कंफ्यूज होते जा रहे हो। लैक ऑफ रिवीजन इसका एक मेन रीजन है। अब फिर रिवीजन करने के लिए मैंने बार बार आपसे कहा है कि आप एक एक पन्ने के नोट्स बनाइए और हर 10 दिन बाद 12 दिन बाद उसको पढ़ते रहो। कोई जरूरत नहीं आपको 250-500 क्वेश्चन लगाने की, कोई नहीं लगाता। 20 क्वेश्चन लगा करके भी लोग सेलेक्ट हो जाते हैं और 2000 लगा करके भी आप रिजेक्ट हो जाते हो, दोनों बातें हैं। जेई मेंस में 95% आप समझ सकते हो। जेई मेंस 95%, ठीक। अभी रिसेंटली 95% का मतलब हुआ ऑलमोस्ट उसकी रैंक आई है, जानते हो कितनी? आप गेस कर सकते हो कितनी रैंक आई होगी 95% में? अराउंड 50,000 के आसपास की रैंक है सितंबर एग्जाम में। और 20 डेज के अंदर उसने सिस्टमेटिकली गाइडलाइंस फॉलो करी और एडवांस में उसकी रैंक आई है 2500। 50,000 जेई मेन से 2500 जेई एडवांस 20 डेज के अंदर। आप लोग फियर ऑफ अननोन के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, आप देखो फिर अभी अभी इसको कर लो, क्योंकि अभी इसके बाद जो लेक्चर है उस लेक्चर में देखिए वेरिएबल फोर्सेस का वर्क है, कैलकुलस का यूज करेंगे। उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। वर्क बाय स्प्रिंग फोर्स है, ग्राफ, 2 डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स, वर्क बाय द नॉर्मल फोर्स, वर्क बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क बाय टेंशन फोर्स, अभी काफी है। वर्क बाय टेंजेंशियल एंड रेडियल फोर्स, इस तरीके के। और उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम आएगा। इसको रिवाइज करो भाई, देखो जो भी है ना, इसको आप यहाँ तक रिवाइज करें। और बट नेक्स्ट क्लास के पहले आपको मैं फिर से बोलूंगा, न्यूटन लॉ एक बार फिर से पूरी तरीके से रिवाइज करिए, पूरा कंप्लीट न्यूटन लॉ, क्योंकि न्यूटन लॉ वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में बार बार यूज होगा। रीजन क्योंकि आप देखिए न्यूटन लॉ भी यूज होगा, काइनेमेटिक्स भी यूज होगा। आप समझो क्यों यूज होगा। वर्क में दोनों चीजें इन्वॉल्व है, फोर्स भी इन्वॉल्व है, डिस्प्लेसमेंट भी इन्वॉल्व है। तो फोर्स जहां इन्वॉल्व है वहां न्यूटन लॉ आ गया, और डिस्प्लेसमेंट जहां इन्वॉल्व है वहां काइनेमेटिक्स भी आ गया। हालांकि काइनेमेटिक्स कोई बहुत बड़े लेवल की चीज नहीं आ रही है, सिंपली यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जैसी चीजें आएंगी। फिर भी मतलब दोनों चैप्टर्स, इसीलिए वर्क एनर्जी पावर 3rd नंबर का चैप्टर होता है हमारे लिए। पिछले 2 चैप्टर्स को अगर आपने रिवाइज नहीं किया होगा तो इसमें फिर आगे न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसको करो रिवाइज, बाकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। Excuse me, sir.